नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 301 प्राप्त संसाधन। व्यय संसाधन। अब खनिक को ड्रिल, कन्वेयर और अन्य खनन तकनीकों पर प्रयोग करने योग्य स्तर की निपुणता प्राप्त हो गई थी। बेशक ध्रुव ने उसे अपना अनुकूलित कौशल प्राप्त करने का अवसर भी दिया। उस व्यक्ति ने मिनरल स्निफर को चुना, जिससे उसे अपनी इंद्रियों को बेहतर बनाने में मदद मिली, जो उसे खदान में सही दिशा का पता लगाने में मदद करेगी। ध्रुव ने बाकी खनिकों को भी जागृत किया। सौभाग्य से सभी खनन में प्रतिभाशाली थे। उन्होंने ध्रुव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वादा किया कि वे पहले से भी अधिक मेहनत करेंगे तथा उसे गुणवत्तापूर्ण अयस्क और सामग्री निरंतर उपलब्ध कराते रहेंगे। बधाई हो भगवान ध्रुव। कुछ ही दिनों में खदान शाफ्ट पूर्ण उत्पादन में आ जाएंगे। जब ग्राफ्टेड क्लस्टर के सभी 3 खनन शाफ्टों में इंजीनियरों द्वारा खनन रिग और मशीनें स्थापित कर दी जाएंगी, तो ध्रुव के पास नई परियोजनाओं में उपयोग के लिए लगभग 8000 टन अयस्क और सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। बेशक पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि खनन मशीनें पूरी तरह से स्थापित कर दी गई हों। इसलिए वह रिबॉन राष्ट्र के मुख्य अभियंता चिंटू के साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए अंगोरा शहर में अपने मुख्यालय लौट आए। ध्रुव ने इस पीले होबमनकी को बहुत समय से नहीं देखा था। चिंटू किंग्स क्षेत्र में फंस गया था और नेशन ऑफ रिबॉन की योजना बनाने में बहुत सारा काम कर रहा था। लेकिन अब चूंकि क्वींस क्षेत्र में विस्तार का काम तेजी से चल रहा था, इसलिए ध्रुव ने उन्हें भविष्य की परियोजनाओं की योजना और निर्माण में मदद के लिए यहाँ स्थानांतरित कर दिया। मेरे विचार से न्यू ऑकस को बहुत अच्छे से तैयार किया गया है बॉस। कुछ बदलाव और परिवर्तन हैं जिन्हें मैं लागू करना चाहूँगा, जैसे भविष्य में होने वाले बदलावों को समायोजित करने के लिए ट्रेन की पटरियों के लेआउट को बदलना। लेकिन कुल मिलाकर मेरे जूनियर्स ने अच्छा काम किया है। रिबॉन के मुख्य अभियंता के रूप में चिंटू सभी रिबॉन परियोजनाओं के सभी प्रमुख निर्माण और लेआउट के प्रभारी थे। वह वही व्यक्ति था जिसने रिबॉन क्षेत्रों को इतनी सहजता से जोड़ना संभव बनाया था। ध्रुव ने चिंटू की ओर देखा, जिसने सादी शर्ट और पैंट पहन रखी थी तथा उसके पूरे परिधान के ऊपर केवल एक नारंगी रंग की सुरक्षा जैकेट थी। जब पहला अर्धमानव माइकल जागा तो चिंटू बहुत बदल गया था। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी था और उसके सभी विचार योग्यता से भरे हुए थे। ध्रुव ने चिंटू से कहा, मुझे यकीन है कि तुम न्यू ऑकस के साथ बढ़िया काम करोगे। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी प्रतिभा को अंगोरा शहर के जीर्णोद्धार में लगाओगे। तुम ड्यूक सूर्यवंशी से मिल चुके हो, है ना? चिंटू ने थकी हुई मुस्कान दिखाई। हाँ बॉस, हम मिल चुके हैं। ड्यूक मुझे इस समय लगातार परेशान कर रहे हैं कि अंगोरा शहर क्वींस क्षेत्र का अगला स्वर्ग बन जाए। वह हमारे आवास, हमारे बुनियादी ढांचे और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को अंगोरा में लागू करना चाहते हैं। वह बेसबॉल स्टेडियम में व्यवहारिक रूप से निवास करते रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी स्पा में नियमित रूप से जाती थीं। उन्होंने खुद को नेशन ऑफ रिबॉन में पूरी तरह से शामिल कर लिया है और जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, उनका कभी भी इस जगह को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ध्रुव ने अपनी जीभ चटकाई, ये सोचकर कि ड्यूक यहाँ व्यापार करते हुए कैसे अपने जीवन का आनंद ले रहा था। अब ड्यूक चिंटू को अंगोरा शहर को बेहतर बनाने का सारा कठिन काम करने दे रहा था, जबकि वह अपना दिन अपनी पसंदीदा बेसबॉल टीम सेटाया स्ट्राइकर्स को चीयर करने में बिता रहा था। ये काफी अनुचित था। उन्होंने चिंटू से कहा, माफ कीजिए, आपको ये सब सहना पड़ा। ये बहुत बढ़िया बॉस है। ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि कोई हमारे राष्ट्र की इतनी सराहना करता है। हालांकि कभी कभी वह थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है, लेकिन मैं अंगोरा शहर को उसके लिए पुनर्जन्म के राष्ट्र की तरह ही आकर्षक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि वह अंततः घर वापस जाए, चिंटू ने वादा किया। मुख्य इंजीनियर ने अपना हाथ उठाया और एक जादू किया, जिससे उसके हाथों के सामने एक जादुई चक्र प्रकट हो गया। कुछ ही सेकंड में अंगोरा शहर का एक आभासी प्रक्षेपण कमरे में मौजूद सभी लोगों को दिखाई दिया। चिंटू की आंखें नीली चमक से चमक उठीं जब उसने प्रोजेक्शन में बदलाव करना शुरू किया। उसके कौशल ने उसे अपनी कल्पना को वास्तविकता में पूरी तरह से अनुवाद करने की अनुमति दी। हर कोने में ऊंचे ऊंचे बिजली के खंभे खड़े कर दिए गए तथा प्रत्येक इमारत को विद्युत ग्रिड से जोड़ने वाली लाइनें लगा दी गईं। असमान पत्थर की सड़कें चौड़ी होने के बाद सपाट कंक्रीट पथ में बदल गईं, जो कि हर समय वाहनों के चलने के लिए बनाया गया था। फिर शहर के नीचे ही पानी का एक बड़ा भंडार दिखाई दिया। फिर बड़ी पाइपें फैल गईं और इमारतों में फैल गईं, जिससे सभी के लिए एक साफ सीवेज सिस्टम और प्लम्बिंग सिस्टम बन गया। अंगोरा सिटी का यह नया संस्करण उस समय के नेशन ऑफ रिबॉन के शुरुआती चरणों जैसा ही था।
और भले ही बहुत कुछ नहीं बदला था, लेकिन शहर की रोशनी ने पूरे इलाके को और भी ज्यादा अलौकिक बना दिया था, जिससे हर कोई चिंटू की प्रतिभा से चकित हो गया था। अरे काश मैं ऐसा कर पाता, अर्जुन ने प्रक्षेपण को दबाते हुए कहा। भाषा, शर्वानी ने उसे चेतावनी दी। हो, क्या अद्भुत क्षमता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा उपयोगी कौशल देखा है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। विक्रांत ने अपनी स्मृतिलोप से विचलित होने से पहले प्रशंसा की। जब उन्होंने उसकी प्रशंसा की तो चिंटू ने थोड़ा सा सिर झुकाया। यह अंगोरा शहर का मूल लेआउट है। मैंने ये भी सुनिश्चित किया है कि नए बुनियादी ढांचे के लिए जगह हो जिसे नागरिक स्वयं बना सकें। वीर ने चिंटू के कंधों पर अपने हाथ बहुत ही परिचित तरीके से रख दिए। चिंटू, क्या तुम हमारे मुख्यालय के पास एक ठंडी बियर की दुकान खोल सकते हो? इसके बिना मैं ठीक से सो नहीं सकता, वीर ने शिकायत की। मैं देखूंगा कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, वीर। आलसी ड्रैगनबॉर्न ने धन्यवाद के संकेत के रूप में मुख्य अभियंता की पीठ थपथपाए। आहम, बॉस, ये अंगोरा सिटी के लिए मेरी योजनाएं हैं। क्या ये आपको पसंद हैं? चिंटू ने ध्रुव से पूछा। बेशक, ध्रुव जानता था कि चिंटू इस तरह के काम में कहीं अधिक जानकार है, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं थी। ध्रुव ने पूछा, इसे क्रियान्वित करने के लिए आपको कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी? चिंटू ने जवाब लेकर ध्रुव के पास लौटने से पहले अपने दिमाग में कुछ गणनाएं की। प्रतिदिन लगभग 4000 टन अयस्क और सामग्री, बॉस। और यह एक रूढ़िवादी अनुमान है। ध्रुव ने गहरी सांस ली। पहले ही एक ही परियोजना के कारण उसका 8000 टन का बजट आधा हो गया था। उन्होंने शर्वानी की ओर देखा और पूछा, पूर्व में गोल्डन रोड निर्माण के लिए प्रस्तावित बजट क्या है? शर्वानी ने अपने नोट्स देखे। ये 2500 टन प्रतिदिन है, भगवान ध्रुव। कुल मिलाकर उन दोनों परियोजनाओं पर प्रतिदिन लगभग 6500 टन सामग्री खर्च होगी, जो उनके बजट से काफी कम है। मैं गोल्डन रोड के किनारे और अधिक पेट्रोल स्टेशन बनाने की भी योजना बना रहा हूं। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? चिंटू ने हवा में एक और प्रक्षेपण बनाया और इस बार ये क्वींस क्षेत्र के दक्षिणी सिरे का ऊपर से नीचे का दृश्य था और न्यू ऑकस से निकलने वाली हाइलाइटेड गोल्डन रोड थी जो वेस्टर्ड से ग्राफ्टेड क्लस्टर की ओर जाती थी। तभी गोल्डन रोड पर जगह जगह ट्रक स्टॉप दिखाई देने लगे, जो ध्रुव के सपने का साकार रूप दिखा रहे थे। ये संभव है, बॉस, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसे बनाने में लगभग 1500 टन सामग्री लगेगी। ध्रुव ने आह भरी। एक ही दिन में उसने बहुत सारे संसाधन खोए और पाए भी। अध्याय 302। गैस स्टेशन ग्राहकरीबॉन राष्ट्र में कारखानों के प्रभारी डॉगफोक रेबोनियनों में से एक ने ध्रुव के पास एक समस्या लेकर संपर्क किया। उन्होंने कहा, बॉस, हमारे पास अधिक ऑटोमोबाइल बनाने के लिए धातु की कमी हो रही है। अंगोरा सिटी ने अब पूरी तरह से गैस से चलने वाली कारों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे उनमें से बहुत से लोग उन्हें सामूहिक रूप से खरीदने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। और भले ही हमने ग्राफ्टेड क्लस्टर में गोल्डन रोड की स्थापना की है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास पहले से ही ऑटोमोबाइल की सबसे बड़ी मांग है। जैसा कि कहा जाता है, ध्रुव सफलता से पीड़ित था। हाल ही में ऑटोमोबाइल इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि उनकी फैक्ट्रियों को मांग को पूरा करने में परेशानी हो रही थी। वे किंग्स क्षेत्र को भी ऑटोमोबाइल की आपूर्ति मुश्किल से कर पा रहे थे और अब क्वींस क्षेत्र भी अधिक मांग करने लगा था। उन्होंने रघुनाथ डॉम से और अधिक सामग्री मांगने की कोशिश की, लेकिन उनके पास भी आपूर्ति कम होती जा रही थी। उन्होंने हाल ही में अपने क्षेत्र का विस्तार करना और अपने बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता बढ़ाना शुरू किया था, इसलिए वे जो भी खनन करते थे वह सीधे उनकी अपनी परियोजनाओं में जा रहा था। ध्रुव को काफी परेशानी हो रही थी। इसका एक आसान समाधान है, आन्या ने बीच में कहा। आप ट्रक स्टॉप पर अन्य कंपनियों के स्टोर खोलने की योजना बना रहे हैं, है न? क्यों न उन्हें बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने के लिए अपनी सामग्री खुद खरीदने को कहा जाए। ध्रुव को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इतना सुविधाजनक उत्तर अब तक मौजूद था। क्या ये संभव है? उसने उससे पूछा। आन्या ने सिर हिलाया। ऐसा अक्सर होता है। गोल्डस्टोन कॉरपोरेशन जैसी ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियां बिना ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों के ज्यादा बुनियादी ढांचा बनाने के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल करती हैं। इससे ध्रुव की वर्तमान समस्या हल हो गई और संभवतः अंत में उसे इससे मदद भी मिल सकती है। क्या मैं आवश्यकता से अधिक आपूर्ति मांग सकता हूँ? यदि यह अनुबंध का हिस्सा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। सोने के सिक्कों से भुगतान करने के बजाय आप उन्हें अपनी इच्छानुसार किसी भी माध्यम से भुगतान करवा सकते हैं, उसने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। शर्वानी जानती थी कि ध्रुव क्या सोच रहा है और उसने तुरंत अपने नोट्स देखे और गहराई से सोचना शुरू कर दिया। शर्वानी ने बताया, अंगोरा शहर में लगभग 11 रेस्तरां कंपनियां, 8 लोहार समूह, 5 शराबखाने और 15 व्यापारी समूह हैं, जिन्होंने पहले ही हमारे साथ सहयोग करने की मंशा व्यक्त की है।
यदि हम उनसे गैस स्टेशनों के निर्माण के लिए 200 टन अयस्क और सामग्री मांगें तो हमें कुल मिलाकर लगभग 7,800 टन प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। ध्रुव ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये संभवतः गोल्डन रोड के पश्चिमी क्षेत्र में ट्रक स्टॉप के सभी खर्चों के लिए पर्याप्त होगा तथा ऑटोमोबाइल उत्पादन में मदद के लिए कुछ राशि बच जाएगी। आखिरकार ध्रुव ने अपनी संसाधन संबंधी समस्याओं का समाधान कर लिया, लेकिन उसे उन विचारों को सच करना था। शर्वानी, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ अंगोरा शहर में उन कंपनियों से मिलो और उन्हें हमारी प्रस्तावित योजना के बारे में बताओ। लेकिन अभी के लिए चिंटू, मैं चाहता हूं कि तुम ग्राफ्टेड क्लस्टर में खनन परियोजनाओं को पूरा करो ताकि हम संसाधनों के लिए खनन शुरू कर सकें। जैसा आप चाहें बॉस, चिंटू ने जवाब दिया। हालांकि मैं इतना प्रतिभाशाली नहीं हूं कि जटिल तेल मशीनरी बना सकूं। मैं अपने एक जूनियर को सुझाव देता हूं जिसने इस तरह की चीजों के साथ छेड़छाड़ करने में बहुत प्रतिभा दिखाई है। चिंटू ने एक मादा लामिया को कमरे में आमंत्रित किया। ध्रुव ने उसे उन लामियाओं में से एक के रूप में पहचाना जिनके पास इंजीनियरिंग की प्रतिभा थी जो उनकी प्रजाति के लिए काफी दुर्लभ थी। ये प्रिया है बॉस। वह बिना किसी मदद के ऑटोमोबाइल इंजन को अलग करने और फिर से बनाने में सक्षम थी। मुझे यकीन है कि वह आपके द्वारा चाही गई खनन मशीनें बनाने में सक्षम होगी। प्रिया ने हार्ड हैट पहना हुआ था और उसके कपड़ों और स्केल्स पर ग्रीस और गंदगी के निशान थे। यह इस बात का सबूत था कि उसे काम करने के लिए अपने हाथ गंदे करने से कोई ऐतराज नहीं था। और जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी सुपीरियर गोल्डन नाक में अचानक खुजली होने लगी। उसने अपने सर्वोच्च कौशल का उपयोग करके उसे देखा और यह जानकर प्रसन्न हुआ कि वह दूसरी प्रतिभा जागृति के लिए पात्र थी। प्रतिभा, एस क्लास ऑल मशीनरी विशेषज्ञ, संभावित विकास पथ, जादुई लामिया उत्खननकर्ता। लामिया की यह प्रजाति अपने जन्मजात जादू का उपयोग करके बहुमूल्य अयस्कों और सामग्रियों को खोजने के लिए पृथ्वी के बड़े हिस्से को विस्थापित करती है। अयस्क किसान लामिया की यह प्रजाति अधिक प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने के लिए अयस्कों और सामग्रियों को भूमिगत रूप से रोकने में सक्षम है। ध्रुव के लिए विकास के इन रास्तों में से एक रास्ता ज्यादा दिलचस्प था। हालांकि वह प्रिया को वह चुनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था जो उसे पसंद नहीं था। मैं अयस्क किसान लामिया को चुनता हूँ बॉस। प्राकृतिक संसाधनों की खेती करना और उनका दोहन करना मजेदार लगता है बॉस। ध्रुव ने मन ही मन जश्न मनाया। न केवल उसके पास एक रिबोनियन थी जिसके पास बड़े पैमाने पर खनन के लिए आवश्यक जटिल मशीनरी बनाने की प्रतिभा थी, बल्कि उसके पास एक अनोखी शक्ति भी थी जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को पूरा करने में भी मदद कर सकती थी। ये दोहरी जीत थी। उसने तुरंत उसकी दूसरी प्रतिभा को जगा दिया जिससे उसे चकाचौंध करने वाली रोशनी मिल गई जो कुछ सेकंड बाद कम हो गई। अब प्रिया के बाल भूरे हो गए थे और उनकी बनावट लगभग चट्टानी हो गई थी जिससे उसे पहाड़ों में पूरी तरह घुलने मिलने में मदद मिली। और श्रेया की बदौलत प्रिया को तेल से चलने वाली ड्रिलिंग मशीनें, उत्खनन मशीनें और कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए सारा यांत्रिक ज्ञान दिया गया जिससे ग्राफ्टेड क्लस्टर में खनन में मदद मिली। आप कब शुरू कर सकते हैं? प्रिया ने ध्रुव को प्रणाम किया। धन्यवाद बॉस। जैसे ही मैं ग्राफ्टेड क्लस्टर में पहुंचूंगी हम काम शुरू कर देंगे। मैं ड्रिलिंग मशीनरी बनाने के लिए वहां सभी आवश्यक सामग्री का खनन कर सकती हूं। ध्रुव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। उन्होंने तुरंत अपनी छाया का उपयोग करके प्रिया और लगभग 10 अन्य रिबोनियन इंजीनियरों को ग्राफ्टेड क्लस्टर की पर्वत श्रृंखलाओं तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने खनिकों से मुलाकात की जिन्हें उनके आगमन के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। ध्रुव ने उन्हें खनन परियोजनाएं शीघ्र शुरू करने के लिए आवश्यक सभी खाद्यान्न और ईंधन उपलब्ध कराने का वादा किया। जब प्रिया और इंजीनियर 3 खनन शाफ्टों में मशीनें स्थापित कर रहे थे, ध्रुव ने गोल्डन रोड पर पहले ट्रक स्टॉप का दौरा किया। यह आखिरकार पूरा हो गया था। पेट्रोल पंप का उपयोग पहले से ही किया जा रहा था तथा कुछ रिबॉन ट्रक और ऑटोमोबाइल अपनी यात्रा के लिए ईंधन भरवा रहे थे। इसके अलावा कुछ रिबॉन टैक्सियां भी थीं जो आम यात्रियों को लेकर पेट्रोल पंप में ईंधन भरने के लिए आ रही थीं। और ये लोग वे पहले मेहमान थे जिन्होंने रिबॉन के पहले ट्रक स्टॉप पर नजर डाली। यह क्या है? एक यात्री ने पूछा। ये रिबॉन ट्रक स्टॉप है, रिबोनियन ड्राइवर ने जवाब दिया। ये वह जगह है जहां हम अपनी कारों और अपने पेट में ईंधन भर सकते हैं। क्या आपको वहां वह इमारत दिख रही है? यात्री ने पेट्रोल स्टेशन के पीछे की ओर देखा। वहां खाली जगह पर एक अकेली इमारत बनी हुई थी जिसकी छत के पास रिबॉन किचन नाम लिखा हुआ था। इसकी चिमनियों से सफेद धुआं निकल रहा था जो यात्रियों के ऊपर फैल रहा था और ताज़े मीट सूप और सब्जियों की स्वादिष्ट खुशबू फैला रहा था। इससे उन्हें इमारत में घुसने का लालच हुआ जबकि उनकी टैक्सी ईंधन भरने में व्यस्त थी। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि कुछ लोग मेजों पर पहले से ही गर्म सूप पी रहे थे जबकि रसोई कमरे के दूसरी ओर खाना पकाने में व्यस्त थे।
आपका स्वागत है। अपनी इच्छानुसार खाए। शेफ ने नए आगंतुक का स्वागत किया। अध्याय 303 पिक्सी जब वे थके हुए यात्री जो कई सप्ताह तक केवल पत्थर जैसी सख्त रोटी और नदी का पानी खाकर थक जाते थे, अचानक अंगोरा शहर और ग्राफ्टेड क्लस्टर के बीच एक उद्यान खोज लेते थे। रिबॉर्न किचन में इस कारण सबसे अधिक भीड़ थी तथा कई लोग लंबी यात्रा के बाद गर्म और ताज़ा घर का बना भोजन चाहते थे। वहाँ रिबॉर्न इन भी था जहाँ वे बहुत ही उचित दाम पर सो सकते थे। अब उन्हें जंगल में डेरा डालने की जरूरत नहीं थी जहाँ खतरा बहुत था। ध्रुव को वास्तव में आश्चर्य हुआ कि ट्रक स्टॉप पर पहले से ही बहुत सारे लोग आ रहे थे, जबकि इसका निर्माण अभी अभी पूरा हुआ था। अन्य प्रतिष्ठान जैसे कि सुविधा स्टोर और अन्य विशेष दुकानें अभी तक पूरी नहीं हुई थीं। उन्होंने अपनी परछाई रिबॉर्न रेस्तरां पर लगा दी और यात्रियों के एक दूत को आपस में बात करते हुए सुनने लगे। इस जगह पर ऐसा सुरक्षित आश्रय मिलना बहुत बढ़िया है, एक साहसी व्यक्ति ने बियर पीते हुए कहा। ये सच है भाई, रिबॉर्न कंपनी वास्तव में इस संबंध में एक प्रवर्तक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे 450 रैंक पर हैं, एक अन्य साहसी ने कहा। इस बीच जिस व्यापारी को वे ले जा रहे थे उसने भी अपनी बात रखी। मुझे तो लगता है कि यह अनुमान काफ़ी कम है। क्या आपको पता है कि एक कार की कीमत कितनी होती है? इसकी कीमत हजारों सोने के सिक्कों के बराबर होती है, और अब हर कोई इसे खरीद रहा है। मेरी राय में वे शायद शीर्ष 400 से भी अधिक अमीर हैं। इस बारे में बात करते हुए मुझे लगता है कि मैं जल्द ही एक ऑटोमोबाइल खरीदना चाहता हूँ। ये बहुत सुविधाजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि यह गाड़ी से भी तेज़ है और उन कष्टप्रद परियों से भी आगे निकल सकती है। मैं सहमत हूँ। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वे जल्दी ही पूर्वी तरफ एक गोल्डन रोड बना ले ताकि हमें उन समस्याओं से दोबारा न जूझना पड़े। ध्रुव ने जब ये शब्द सुना तो उनकी मेज के नीचे खड़ी परछाई चौंक उठी। परी, दुर्भाग्य से दूतों का समूह जल्द ही उस विषय से भटक गया। उन्होंने बहुत सारी सांसारिक चीजों के बारे में बात की जिसमें ध्रुव की कोई दिलचस्पी नहीं थी। परियां, है न श्रेया? क्या तुम्हारे पास उनके बारे में और जानकारी है? परियां कठिनाई, तत्व, विश्व, पृथ्वी, ये अर्धमानव एक बिल्कुल अलग आयाम में रहते हैं जो आंतरिक रूप से प्रकृति और पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वे अक्सर वहां पाए जाते हैं जहां पृथ्वी तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होता है। कहा जाता है कि उनके पंखों पर लगा पाउडर लोगों और वस्तुओं को उड़ने की क्षमता देता है। हालांकि वे शरारती भी माने जाते हैं जो अक्सर मनुष्यों और अर्धमानवों के साथ चालें चलते हैं। ध्रुव इन परियों को स्वयं देखने के लिए काफी उत्सुक था, खासकर इसलिए क्योंकि श्रेया ने उन्हें जो वर्णन दिया था उनमें से एक ये था कि वे बहुत अधिक पृथ्वीमान वाले स्थानों पर रहती थीं। अनुमान लगाए कि जिन स्थानों पर पृथ्वी का बहुत अधिक मानव था वहां क्या मौजूद था? अयस्क और खनिज। मैंने जो सुना है उसके अनुसार ये परियां अंगोरा शहर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। ये ठीक वही जगह है जहां मैं अगली बार गोल्डन रोड की शाखा खोलूंगा। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ये जानना अच्छी बात थी। आखिरकार ऐसा लगता था कि ये परियां इंसानों का बहुत स्वागत नहीं करती थीं और अक्सर उनके साथ शरारतें करती थीं। इस विचित्र घटना के बारे में अधिक जानने के लिए उन्होंने शैडो ऑक सरदारों नारुतो और सासुकी को एक छोटे से टोही मिशन पर जाने का काम सौंपा ताकि अंगोरा शहर के पूर्व में जो कुछ हो रहा था उसकी सच्चाई का पता लगाया जा सके। लगभग एक दिन के बाद ही नारुतो और सासुकी ध्रुव के पास वापस आए और उसे अपनी खोज के बारे में बताया। बॉस, हमें पता चला है कि हाल ही में अंगोरा के पूर्व में सड़कों पर अजीब घटनाओं के बारे में बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं, नारुतो ने बताया। राहताता, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब लोग जंगल में कैंपिंग करते समय अचानक अपनी चीजें खो देते हैं। कभी कभी वे जादुई तरीके से वापस आ जाते हैं और कभी कभी नहीं। कुछ लोगों को तो अपने सिक्कों की थैलियां आसमान की ओर उड़ती हुई मिल जाती हैं जो फिर कभी नहीं दिखती। उनकी रिपोर्टें ऐसी लगती थीं जैसे कोई उपद्रवी काम कर रहा हो। उन्हें शरारती भी कहा जा सकता था। क्या आपको लगता है कि यह परियों के कारण हुआ है? उसने उनसे पूछा। ऐसा अफवाह है बॉस, लेकिन उनमें से कोई भी कभी साबित नहीं हुआ है। परियां कभी भी एक ही जगह पर नहीं दिखाई देती हैं, जिससे सच्चाई की पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है। ध्रुव ने अपने पैर थपथपाए और गहराई से सोचने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इनके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? ऐसा लग रहा था कि अंगोरा शहर के लोगों ने पहले भी ऐसा अनुभव किया होगा। अंगोरा शहर में लंबे समय तक रहने के बाद भी ध्रुव ने कभी किसी को पूर्व की परियों के बारे में बात करते नहीं सुना। यह अजीब बात थी क्योंकि दोनों क्षेत्र व्यापारियों और यात्रियों द्वारा सीधे जुड़े हुए थे। यही बात है बॉस, ये परियां पहले सिर्फ एक अफवाह हुआ करती थीं। वे शायद साल में एक बार कुछ हानिरहित शरारतें करने के लिए दिखाई देती थीं, लेकिन हाल ही में वे लगभग हर दिन एक बार सक्रिय होने लगी हैं, सासुकी ने बताया।
ये परिवर्तन कब हुआ? लगभग उसी समय हमने ग्राफ्टेड क्लस्टर में गोल्डन रोड का निर्माण किया था, नारुतो ने उत्तर दिया। ये बहुत बड़ा संयोग है। परियों पर कुछ ऐसा असर हुआ होगा कि इतने समय बाद भी वे ऐसा व्यवहार कर रही हैं। एक और बात है बॉस, क्या आपको बास्टर्ड बैंडिट्स याद हैं? ध्रुव ने सिर हिलाया। वे चोरों का समूह थे जो अंगोरा शहर के ऊपर जंगलों के आसपास तैनात थे। स्लीजी उनमें से एक था और भोला के अनुसार ऐसा लग रहा था कि बास्टर्ड बैंडिट्स भी फ्लेरेकॉप के वेतन पर थे। हमारे छाया क्लोन उनकी हर गतिविधि और उनकी बातचीत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। एक बात जो हमें हाल ही में पता चली है वह ये है कि वे जंगल में किसी दूसरे गुट के साथ गठबंधन कर रहे हैं। पहले तो हमने सोचा कि उनका सहयोगी केवल फ्लेरेकॉप है, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक बिल्कुल अलग समूह है। सर, इस समूह के लिए उनका एक उपनाम है। वे उन्हें पिक्सीज कहते हैं। ध्रुव उस शब्द से बहुत परिचित था। उसने अपनी पिछली दुनिया में परियों से जुड़ा पिक्सीज नाम सुना था। क्या यह महज संयोग था? ध्रुव को ऐसा नहीं लगा। आखिरकार अंगोरा शहर के पूर्व में एक जंगल था जिसमें बास्टर्ड बैंडिट्स रहते थे। यहीं पर परियों की रिपोर्टें भी मिल रही थीं। क्या ये कमीने डाकू और परियां मिलकर काम कर रहे होंगे? ध्रुव ने मन ही मन सोचा, और ऐसा लगता है कि ऑक सरदारों ने भी ऐसा ही सोचा था। क्या हमें एक विशिष्ट ऑक टास्क फोर्स भेजकर डाकुओं में से एक का अपहरण कर लेना चाहिए और उसे सच बताने के लिए मजबूर करना चाहिए? नारुतो ने पूछा। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, उसने उनसे कहा। हमारे घर पर डाकुओं का अपना समूह है। इस बीच रीबॉर्न राष्ट्र में नागरिक और आगंतुक समान रूप से बहुत ही समृद्ध जीवन जी रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि नेशन ऑफ रीबॉर्न पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक था। हर गली और कोने पर सैंटोस गश्त कर रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई सुरक्षित है। प्रत्येक नागरिक के पैरों में एक शैडो ऑफ क्लोन भी लगा हुआ था जो कुछ ही सेकंड में सहायता के लिए बुला सकता था। ये बात लोगों को अच्छी तरह मालूम थी, इसलिए लोगों के लिए ये सामान्य बात होगी कि वे कोई अपराध न करें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोग अपराध कर रहे थे। पैसे के लिए नहीं, वे बस ये चाहते थे कि उन्हें पकड़ लिया जाए और रीबॉर्न जेल में भेज दिया जाए, जहां उनके साथ उनके अपने घरों से भी बेहतर व्यवहार किया जाएगा। अध्याय 304 पुनर्जन्म जेल। शुरुआत में कैदियों को दिन में 3 बार गर्म खाना और रात में सोने के लिए आरामदायक बिस्तर दिया जाता था। अगर खाना सिर्फ रोटी और थोड़ा सा मैदा होता तो बात अलग होती, लेकिन नहीं, उन्हें स्वादिष्ट खाना दिया जाता था जो गोल्डन 500 में रैंक किए गए कुछ रेस्तरां से भी बेहतर होता था। और चूंकि नेशन ऑफ रीबॉर्न पार्च्ड लैंड्स के हृदय में स्थित था, इसलिए जेल की कोठरियां भी अत्याधुनिक एयर कंडीशनिंग प्रणालियों से सुसज्जित थीं, जिससे असुविधाजनक गर्मी का मौसम भी सुखद हो जाता था। इस अकेले अनुभव ने जेल के अनुभव को किसी भी अन्य चीज से ज्यादा एक छुट्टी जैसा बना दिया। लेकिन ये सब नहीं था। यदि वे जेल में अच्छा व्यवहार करते थे और कोई नियम नहीं तोड़ते थे, तो उन्हें राष्ट्र में कुछ लाभ प्राप्त होते थे, जैसे बोर्ड गेम नाइट्स, बेसबॉल खेल और यहाँ तक कि कृत्रिम गर्म झरनों की यात्रा भी। कोई भी देख सकता था कि पूरे शाही महाद्वीप में कैदियों के साथ अन्य लोगों की तुलना में बेहतर व्यवहार किया जाता था। कुछ लोग तो ये भी कह सकते थे कि उनके साथ राजाओं से भी बेहतर व्यवहार किया जाता था। बेशक कैदियों का जीवन उतना शानदार नहीं था। उन्हें बिना वेतन के नेशन ऑफ रीबॉर्न के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उदाहरण के लिए, उन्हें रेगिस्तान के पास की खदानों में से किसी एक में शारीरिक श्रम करना पड़ता था, या उन्हें हवा के साथ आने वाली लगातार रेत के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाना पड़ता था। लेकिन एक कैदी के आरामदायक जीवन के बदले में अधिकांश लोग स्वेच्छा से ये छोटे मोटे काम मुफ्त में करने को तैयार हो जाते हैं। वास्तव में कुछ लोग वास्तव में ऐसा ही कर रहे थे। उनके पास सेटिया जिले के मशहूर ट्री हाउस इन या लामिया जिले के नदी किनारे बने घरों में रहने के लिए पैसे नहीं थे। खास तौर पर उनके पास शहर के बीचों बीच स्थित 5 सितारा होटलों में रहने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अगला सबसे अच्छा तरीका चुना। उन्होंने रीबॉर्न स्टोर से एक बहुत ही तुच्छ वस्तु चुराई और खुद को रीबॉर्न जेल में दाखिल होने के लिए सौंप दिया। तुम फिर से यहाँ आ गए हो? रिबॉर्नियन गार्डों में से एक ने नवागंतुक से पूछा। हाँ, मैंने अपना बायोडिग्रेडेबल कचरा गैर बायोडिग्रेडेबल अनुभाग में फेंक दिया। मैं एक अपराधी हूँ, हाँ। प्रांगण में मौजूद अन्य कैदियों ने हंसते हुए इस नवागंतुक का जेल में स्वागत किया। यहाँ किसी भी तरह की पीड़ा या परेशानी का एहसास नहीं था, मानो यह कोई जेल ही न हो। ये किसी बहुत बड़े शहर के अंदर एक छोटे से गांव जैसा था। स्लीजी और ध्रुव द्वारा पकड़े गए बाकी बास्टर्ड बैंडिट्स जैसे लोगों के लिए यह एक बहुत ही असामान्य दृश्य था। जब वे रीबॉर्न ऑटोमोबाइल लूटने की कोशिश करते पकड़े गए, तो उन्हें लगा कि अब उनका काम तमाम हो गया है। स्लीजी को लगा कि बेहोश होने के बाद वह मर गया,
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ध्रुव ने उन्हें बचा लिया और इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। पहले तो स्लीजी और बाकी डाकू एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। उन्हें पता था कि वे जेल में हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। और चूंकि वे नए आए थे, इसलिए उन्हें पता था कि बहुत संभव है कि पुराने कैदी उन पर हमला कर दें। हालांकि पहले ही दिन कैदी बड़ी मुस्कान के साथ उनके पास आए और उन्हें पूरी जेल की बारीकियां बताईं। कैदियों ने उन्हें स्वागत का एहसास कराया और यहाँ स्लीजी ने सोचा कि उन्हें इस जेल में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन जैसा कि पता चला, वहाँ कोई लड़ाई भी नहीं चल रही थी। हर कोई एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रह रहा था। इतना ही नहीं, कैदी और गार्ड एक दूसरे के साथ मित्रवत भी थे। डाकुओं के रूप में ये पहली बार नहीं था जब उन्हें जेल में रखा गया था, और हर जेल में जहां वे गए थे वहां ज्यादातर गार्ड अपने बंदियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। आखिरकार कैदी किसी भी मौके पर दीवारों को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते थे। जेलों में तो मानो कुत्ते बिल्ली का खेल चल रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। ये जगह बिल्कुल इसके विपरीत थी। ये कौन सी जगह है? स्लीजी ने उनसे पूछा। ये रीबॉर्न जेल है। यहाँ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। वरिष्ठ कैदियों ने स्लीजी और डाकुओं को उनके छात्रावास कक्षों में पहुंचा दिया, जहां उन्हें एक एक कमरा दिया गया जिसमें आरामदायक नींद के लिए अंदर ठंडी हवा आती थी। सर्दी? क्या हम पहाड़ों में हैं? और वह प्रकाश टिमटिमाता कैसे नहीं है? यदि वह तेल के दियों से नहीं बना है तो वह किस चीज से बना है? रीबॉर्न की नई तकनीकों से डाकू पूरी तरह से चकित थे, लेकिन सहायक वरिष्ठ कैदियों की बदौलत जिन्होंने उन्हें अंदर की हर चीज के बारे में बताया, स्लीजी और डाकू दिन बीतने के साथ साथ हर चीज से परिचित होते गए। अगले कई दिनों तक स्लीजी और डाकुओं को जेल के अंदर की सभी गतिविधियों के लिए वरिष्ठ कैदियों द्वारा आमंत्रित किया जाता रहा। वे बेसबॉल खेलते थे, उनकी कला कक्षाएं होती थीं और उन्हें नेशन ऑफ रीबॉर्न का संपूर्ण दौरा करने का भी मौका मिलता था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन डाकुओं के लिए एक पूरी नई दुनिया खुल गई। वे अंधेरी गुफाओं में रहते थे, जहां उनके पास तेल के दिए और फफूंद लगी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी इस स्थान पर, जिसे वे रेगिस्तान का स्वर्ग कहते थे, उन्हें वह सब कुछ दिया गया जो वे चाहते थे, भले ही वे केवल नीच कैदी थे। जेल के कैफेटेरिया में मिलने वाला खाना सबसे स्वादिष्ट और पेट भरने वाला था जो उन्होंने अपने जीवन में कभी खाया था। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा था कि पानी का स्वाद इतना अच्छा हो सकता है। स्लीजी को पिज्जा का वह पहला निवाला हमेशा याद रहेगा जब जेल में पिज्जा मंडे होता था। अंततः उसे समझ में आ गया कि लोग स्वेच्छा से इस जेल में क्यों प्रवेश कर रहे थे, जबकि वे उनके जैसे वास्तविक अपराधी नहीं थे। हालांकि स्लीजी हमेशा खुद को याद दिलाता था कि वह अलग है। यहाँ के ज्यादातर कैदियों से अलग, उसने डाकू रहते हुए कई लोगों की जान ली थी। इससे उसका मूड खराब हो गया तथा वह बेसबॉल सत्रों और बाकी कैदियों के साथ बोर्ड गेम की रातों में कम सक्रिय हो गया। और किसी तरह एक वरिष्ठ नागरिक ने इस बात पर ध्यान दिया। मैं जानता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, वरिष्ठ कैदी ने स्लीजी से कहा। क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ कैसे आया? मैंने एक रीबॉर्नियन को मारने की कोशिश की क्योंकि मैंने उसके द्वारा पहने गए महंगे रेशमी कपड़े देखे थे। मैं रीबॉर्न के राष्ट्र के बारे में जानता था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैंने पहले भी हत्या की है ताकि मैं फिर से हत्या कर सकूं। लेकिन शुक्र है कि प्रीतम ने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे इस जेल में डाल दिया और मुझे एहसास कराया कि रेशमी कपड़े, जिन्हें मैं बहुत कीमती समझता था, इस देश में मुफ्त दिए जाते हैं। मुफ्त? रेगिस्तान के स्वर्ग में जीवन इतना अच्छा है। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे पापों का। मुझे परवाह नहीं कि इसमें कितने साल लगेंगे, मैं अपना समय काटूंगा और उम्मीद है कि एक दिन मैं इस जेल से एक आज़ाद इंसान के रूप में बाहर निकल पाऊंगा। और कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं, एक रिबॉर्नियन। स्लीजी ने सीनियर को ध्यान से देखा और आखिरकार उसकी गर्दन पर टैटू देखा। उसने उसे पहचान लिया। वह क्वींस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध डाकू था, जिसकी प्रतिद्वंद्विता बास्टर्ड बैंडिट्स के नेता से भी अधिक थी। लोगों को लगा कि यह महान व्यक्ति मर गया है या सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, वह इस पूरे समय यहाँ नेशन ऑफ रीबॉर्न में ही था। तुम्हारे लिए अभी भी देर नहीं हुई है, मेरे दोस्त, सीनियर ने स्लीजी को अकेला छोड़ते हुए कहा। यह एहसास होते ही उसके सीने में गर्माहट सी दौड़ गई। यदि सबसे क्रूर अपराधी भी बदल सकता है, तो शायद वह भी बदल सकता है। अध्याय 305। स्लीजी का एक आलाप। उन्होंने भवन में प्रवेश किया और देखा कि रिबॉर्नियन पुलिस, जिनमें से अधिकांश सेंटोर्स और अर्धमानव थे, अपनी डेस्क पर काम कर रहे थे और कागजी कार्रवाई टाइप कर रहे थे। ध्रुव के दरवाजे पर प्रवेश करते ही सभी ने उसे सलाम किया और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। सुप्रभात बॉस, आपको देखकर अच्छा लगा बॉस ध्रुव।
यहाँ तक कि हथकड़ी लगे कैदियों में से एक ने भी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ ध्रुव का स्वागत किया। वाह, अंततः आपसे मिलकर अच्छा लगा, सर ध्रुव। ध्रुव को ये बात उलझन में डाल गई। हाँ, उसे क्या हो गया है? सेंटोर के एक गार्ड ने कहा, वह स्वैच्छिक कैदी है, बॉस। यह एक महामारी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें हमारी जेलों में जाना बहुत पसंद है। वे सब कैदी की ओर देखने लगे, जिसने बस अपने कंधे उचका दिए। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं अपने पुराने शहर की तुलना में यहाँ बहुत बेहतर जीवन जी रहा हूँ। ये सामान्य है। पहरेदारों ने ध्रुव को बताना शुरू किया कि कैसे आम नागरिक जानबूझकर खुद को कैद कर लेते हैं। वे आमतौर पर ऐसे लोग होते थे जो नेशन ऑफ रिबॉर्न की ऊंची कीमतों को वहन नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ लंबे समय तक रहना चाहते थे। सच कहूं तो ध्रुव को झटका लगा। ऐसा नहीं था कि वह उनके इरादों को नहीं समझता था। आखिरकार उसने रिबॉर्न जेल को अपराधियों के लिए अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का एक आरामदायक और सुकून भरा तरीका बनाने के लिए डिज़ाइन किया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग जेल के अंदर जाने के लिए छोटे मोटे अपराध करेंगे। मुझे भविष्य में किसी प्रकार के किफ़ायती आवास का डिज़ाइन तैयार करना होगा। यदि हमारा संसाधन बजट पर्याप्त ऊंचा हो तो मैं सभी के लिए आवास का निर्माण कर सकता हूं। ये शर्म की बात थी कि अयस्क और खनिज अत्यंत सीमित संसाधन थे। ध्रुव ने फिलहाल इस समस्या को टालने और अन्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। क्या पुलिस प्रमुख अंदर हैं? उसने सेंटोर से पूछा। हाँ, उसने अभी अभी अपने गश्ती बॉस को खत्म किया है। तुम उसे उसके दफ्तर में पाओगे। ध्रुव ने जेल के नक्शे का अनुसरण करते हुए जेल की दूसरी मंजिल पर एक बड़ा सा कोने वाला कार्यालय देखा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर चला गया। वहां उन्होंने एक सामान्य कार्यालय देखा जिसमें डेस्क और कागजी काम से भरी अलमारियां थीं। हालांकि कार्यालय के पीछे की दीवार लकड़ी या कंक्रीट से नहीं, बल्कि कांच से बनी थी। इन बड़े शीशों से जेल के प्रांगण का नज़ारा दिखाई देता था, जहां से वे जेल के छात्रावासों के साथ साथ बड़े खुले क्षेत्र को भी देख सकते थे जहां कैदी बाहरी गतिविधियां कर रहे थे। अभी उनमें से ज़्यादातर अपने हाथों को हिटिंग बैट की तरह इस्तेमाल करते हुए बेसबॉल का एक छोटा संस्करण खेल रहे थे। बॉस ध्रुव, जेल में आपका स्वागत है। मुख्य पुलिस सेंटोर ने ध्रुव से हाथ मिलाया। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं न्यू ऑर्कस में और पुलिस सेंटोर भेज सकता हूँ? ध्रुव ने सिर हिलाया। इस बार नहीं, मैं तो बस आपके एक कैदी से थोड़ी बातचीत करना चाहता था। उसका नाम स्लीजी है। सेंटोर ने समझकर अपना सिर उठाया। आह, हाँ, वही जो तुमने हमारे दरवाजे पर पहुंचाया था। तुम उसे वहीं पा सकते हो, कोने में अकेला बैठा हुआ। उसने शीशे के कोने की ओर इशारा किया, जहां एक अकेला आदमी घुटनों के बल बैठा था। धन्यवाद, ध्रुव ने कहा और फिर अपनी परछाई का उपयोग करते हुए खिड़की के शीशों के बीच से होते हुए उसे जेल प्रांगण के अंदर ले गया। ध्रुव जेल प्रांगण के बीच में प्रकट हुआ। कैदी किसी तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त थे, जिनमें से अधिकांश भाग ले रहे थे। अचानक एक बैंगनी रंग का कीड़ा उसकी परछाई से निकलकर उसके सिर पर आ गिरा। चिंता मत करो गुरुजी, मैं आपको उस घटिया दुष्ट से बचाने के लिए यहाँ रहूंगा। ध्रुव ने भूरा की मदद की सराहना की। ये किसी कुत्ते को किसी अजनबी पर भौंकते हुए देखने जैसा था। हालांकि यह अनावश्यक था, लेकिन उन्हें इतना सुरक्षात्मक देखना थोड़ा अच्छा लगा। वे दोनों स्लीजी के पास पहुंचे, जिसने उनकी उपस्थिति को देखते ही तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। तुम हो ध्रुव, रिबॉर्न के मालिक, स्लीजी ने ध्रुव को पहचानते हुए कहा। पूरे देश में उसके चेहरे के पोस्टर लगे हुए थे। जब उसे जेल से बाहर घूमने की अनुमति मिली तो उसने सबसे पहले यही देखा। मैं हूं, और तुम बास्टर्ड बैंडिट से स्लीजी हो, ध्रुव ने जवाब दिया। तभी भूरा ध्रुव के सिर से उछलकर स्लीजी के सामने आ गिरा। सुनो, बेहतर होगा कि तुम हमें बताओ कि तुम बास्टर्ड बैंडिट्स के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हें जानना चाहिए। भूरा ने स्लीजी को धमकाना भी पूरा नहीं किया था, लेकिन वह आदमी पहले ही लॉन की कुर्सी की तरह मुड़ चुका था। उसे बोलने के लिए कुछ धमकाने वाले भ्रमों की भी जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव भी हैरान था। उसे स्लीजी से बहुत दुश्मनी की उम्मीद थी, खासकर तब जब वही था जिसने उसे यहाँ सबसे पहले रखा था। और उसे निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी जल्दी अपने ही समूह के बारे में सच बताने के लिए तैयार हो जाएगा। भोला के अनुसार स्लीजी की छवि बास्टर्ड बैंडिट्स के बारे में बहुत ही सख्त थी। उसे जिन भी जेलों में रखा गया, उनमें से कोई भी उसे उनके ठिकाने के बारे में सही जानकारी नहीं ले पाया। लेकिन उससे बात करने के एक सेकंड बाद ही स्लीजी पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गया। क्या दिया? मैं तुम्हें बास्टर्ड बैंडिट्स को खत्म करने के लिए जो कुछ भी जानना जरूरी है वह सब बताऊंगा, स्लीजी ने ध्रुव से कहा। यह और भी अधिक आश्चर्यजनक था। वह बस परियों के बारे में कुछ जानकारी चाहता था, लेकिन उसे बम का फ्यूज मिल गया।
आप ऐसा क्यों करेंगे? ध्रुव ने सचमुच उत्सुकता से पूछा। स्लीजी ने फिर ध्रुव के पीछे वाले आंगन की ओर इशारा किया। वहां कुछ बास्टर्ड बैंडिट्स दूसरे कैदियों के साथ बेसबॉल खेल रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा कोई स्वर्ग भी है, स्लीजी ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब मैंने रिबॉर्न कंपनी के बारे में सुना तो मुझे लगा कि तुम भी उन समूहों में से एक हो जो सिर्फ पैसे और मुनाफे की परवाह करते हैं। जिस तेजी से आपने 450वां स्थान हासिल किया, मुझे लगा कि आप इसे केवल इसी तरीके से हासिल कर सकते थे। लेकिन यहाँ जेल में जो मैं देख रहा हूँ, एक कैदी के रूप में मुझे जो दिया गया है, मैं अब देख रहा हूँ कि इस पूरे समय में मेरा विश्व दृष्टिकोण गलत ही रहा है। यहाँ के लोग अपराध नहीं करते, वे चोरी नहीं करते, वे डकैती नहीं करते। उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह जगह उन्हें वह सब कुछ देती है जो वे अपने जीवन में चाहते हैं। यहाँ लोगों को जो चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं, वे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पाने के लिए हम जान भी दे सकते हैं। इस जगह ने मुझे एहसास दिलाया कि सबसे घिनौने अपराधियों के लिए भी एक बेहतर जगह है, कि एक ऐसी जगह है जहां हम आम इंसानों की तरह रह सकते हैं, चाहे हम कोई भी हो या कुछ भी हो। यदि मैं यहाँ पैदा हुआ होता तो शायद मैं वह नहीं करता जो मैंने किया। फिर स्लीजी ने ध्रुव की ओर देखा, उसका चेहरा हताशा से भरा हुआ था। तो कृपया कमीने डाकुओं को नष्ट कर दो। मेरी एकमात्र इच्छा है कि तुम उन्हें भी छोड़ दो और उन्हें यहाँ इस जेल में आने दो। मुझे पता है कि वे यहाँ उस गुफा से बेहतर जीवन जिएंगे। मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसी विलासिता में रहता है। अध्याय 306 परियां और डाकू। अन्य डाकुओं को यहाँ रिबॉर्न में बेहतर जीवन जीने की इच्छा के बारे में उनका छोटा सा एक आलाप किसी भी वयस्क व्यक्ति को रुला सकता है। सूंघ सूंघ, मुझे लगता है कि तुम इतने बुरे आदमी नहीं हो, भूरा ने कहा। उसके बेढंगे शरीर से बैंगनी आंसू बह रहे थे। ध्रुव ने बुदबुदाते हुए कहा, यह कहना सही होगा कि बास्टर्ड बैंडिट्स को खत्म करने में आपकी मंशा अच्छी है। अगर ऐसा है तो आपको हमें वह सब बताना शुरू कर देना चाहिए जो आप जानते हैं। स्लीजी ने सिर हिलाया और बास्टर्ड बैंडिट्स की कार्यप्रणाली के बारे में बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले वे मुख्य रूप से जंगल में रहते थे, जहां उन्हें पर्यावरण पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त था। वे अपने क्षेत्र से यात्रा करने वाले लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए गुफाओं, पेड़ों और जमीन का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपने व्यवसाय को एक सुरक्षा एजेंसी के रूप में पेश किया, लोगों से जंगल में यात्रा करने के लिए सुरक्षा शुल्क लिया। लेकिन निश्चित रूप से यह एक घोटाले से ज्यादा कुछ नहीं था। ये सिर्फ उनके द्वारा परेशान न किए जाने के लिए एक शुल्क था। अगर कोई यात्री पैसे देने से मना कर देता तो बास्टर्ड बैंडिट्स तुरंत लोगों को भेजकर उन्हें डरा देते, या तो बलपूर्वक या चालों के जरिए। एक बार जब लोग अपनी जान के लिए डर जाते या अगर डाकू पर्याप्त माल चुरा लेते तो वे बाकी की यात्रा के लिए जंगल से बिना किसी नुकसान के निकल सकते थे। आप कहते हैं कि वे तरकीबें अपनाते हैं, किस तरह की? ध्रुव ने पूछा। स्लीजी ने झुककर कहा, मुझे नहीं पता कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परियां वास्तविक होती हैं? ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था। परियां बास्टर्ड बैंडिट्स के साथ मिली हुई थीं। उनके सहयोग की डिग्री और कारण के बारे में उसे अभी तक पता नहीं था। हम जंगल में प्रमुख शक्ति बने हुए हैं, इसका कारण यह है कि हमें एक अलौकिक शक्ति से सहायता मिली थी, परियां। ऐसी अनगिनत कंपनियां और संगठन थे जिन्हें हमारा सुरक्षा शुल्क बहुत अधिक पसंद था और उन्होंने हमारे बेस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हम हमेशा उन पर विजय प्राप्त कर लेते थे, भले ही हमारे पास अपने उपकरणों के लिए केवल स्क्रैप ही क्यों न हो। वे हमारे बेस की तलाश में जंगलों में घुस जाते, हाथ में धारदार हथियार और मजबूत ढाल लेकर लड़ाई के लिए तैयार रहते, लेकिन वे हमेशा जंगल की भूल भुलैया में खो जाते। वे खुद को नक्शे खोते, अलग थलग पड़ते और यहाँ तक कि रात के अंधेरे में जमीन से भी हमला करते। ये परियों का काम था, बास्टर्ड बैंडिट्स का नहीं, जैसा कि अन्य लोग मानते हैं। ऐसा लग रहा था कि परियों और कमीने डाकुओं के बीच संबंध ध्रुव की सोच से कहीं अधिक करीबी थे, यदि वही थे जो डाकुओं को जंगल पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद कर रहे थे। वे डाकुओं की मदद क्यों कर रहे हैं? क्या उनका उनसे कोई गठबंधन है? स्लीजी ने अपना सिर हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं है। बास्टर्ड बैंडिट्स और परियां किसी भी तरह के दोस्त नहीं हैं। असल में मैंने पहले सिर्फ 2-3 बार उनकी छोटी चमकती हुई आकृतियों की झलक देखी है, और मुझे यकीन है कि निम्न स्तर के डाकू उनके अस्तित्व के बारे में जानते भी नहीं हैं। परियां और बास्टर्ड्स एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध रखने वाले अप्रत्याशित परिचित हैं। बास्टर्ड बैंडिट्स सुरक्षा के लिए परियों का उपयोग करते हैं और परियां बास्टर्ड बैंडिट्स का उपयोग जीविका के लिए, भोजन के लिए करती हैं। भूरा तुरंत घबरा गया। उफ, वे डाकुओं को खा रहे हैं। नहीं, परियां हम इंसानों की तरह खाना नहीं खाती। वे कुछ बिल्कुल अलग खाती हैं, मानवीय भावनाएं। खास तौर पर वे डर चाहती हैं। ओह,
उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब इंसान डरकर चीखते हैं। और अंततः ध्रुव को अब चीजें समझ में आने लगीं। तो यही कारण है, उन्होंने चिंतन करते हुए कहा। वे चाहते हैं कि डाकू यात्रियों को डराते रहें। परियां इसलिए आसपास रहती थीं और कमीने डाकुओं की मदद करती थीं, क्योंकि वे डाकुओं द्वारा जंगल में प्रवेश करने वाले विदेशियों को दिए जाने वाले भय और आतंक से पोषित होती थीं। ये पूरी तरह से सहजीवी संबंध था। अगर बास्टर्ड बैंडिट्स को हरा दिया गया और जंगल से बाहर निकाल दिया गया, तो परियों के पास मानवीय भावनाओं का कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं रह जाएगा। ठीक है, अधिक सटीक रूप से कहें तो परियां डाकुओं का उपयोग कर रही थीं और इसके विपरीत। लेकिन मैंने सुना है कि परियां आजकल बहुत सक्रिय हो गई हैं। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है? स्लीजी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इस अजीब घटना के बहुत पहले ही उसे यहाँ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर परियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो वे बहुत नाराज हो जाती हैं। हमारे पास एक बहुत ही धीमा महीना था जब हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई डरा हुआ इंसान नहीं था, और उन्होंने हमारे सभी बिस्तरों को पत्थरों में और हमारे सभी पानी को रेत में बदल दिया। अगर यह सच था, तो शायद ध्रुव की गोल्डन रोड ने परियों की मानवीय भावनाओं के उपभोग पर प्रभाव डाला होगा। आखिरकार, गोल्डन रोड से जुड़े हर शहर या बस्ती में रिबॉन द्वारा दी जाने वाली आसान टैक्सी सेवाओं की वजह से पूर्व की ओर यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। कम यात्रियों का मतलब था कम भयभीत लोग। शायद बास्टर्ड बैंडिट्स में हुए बड़े बदलाव का इससे कुछ लेना देना है, स्लीजी ने खुद से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? ध्रुव ने पूछा। इससे पहले कि हम आपकी कार लूटने की कोशिश करते, बास्टर्ड बैंडिट्स में हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया था। फ्लेयरकॉर्प के लोगों ने हमसे संपर्क किया जो चाहते थे कि हम सहयोगी बने। आमतौर पर हम उनके प्रयास का मजाक उड़ाते, लेकिन हमें एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया जिसे हम मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने हमें सुरक्षा शुल्क से प्रति वर्ष मिलने वाले सोने के सिक्कों की दोगुनी राशि देने की पेशकश की, साथ ही फ्लेयरकॉर्प के उत्पादों की आजीवन आपूर्ति की पेशकश की, जिसमें उनके हथियार और कवच भी शामिल थे। हमें केवल फ्लेयरकॉर्प के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी थी और उनके राजा के अधीन रहना था। बहुत से डाकुओं को यह विचार पसंद नहीं आया, इसलिए फ्लेयरकॉर्प के साथ समझौता तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन शायद अब इसमें बदलाव आ गया है। जब डाकू फ्लेयरकॉर्प के अधीनस्थ बन गए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यात्रियों को धमकाने और थोड़े से सोने के सिक्कों के लिए उनका दिन समाप्त हो गया। शायद यही बात परियों को सबसे अधिक नाराज करती थी। तो मुझे लगता है कि अंगोरा शहर के पूर्व में विस्तार करना उतना आसान नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। मुझे परियों, बास्टर्ड बैंडिट्स और फ्लेयरकॉर्प, इन सभी से एक साथ निपटना होगा। ध्रुव फ्लेयरकॉर्प और डाकुओं के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। वह जानता था कि अगर वह उनसे लड़ता है तो उसे किससे निपटना होगा। हालांकि उसे अभी तक परियों और उनकी ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर वह उनके बारे में कुछ भी जाने बिना उनसे लड़ाई करता है तो यह उसके लिए पूरी तरह से नुकसानदेह होगा। स्लीजी ने ध्रुव की ओर देखा और उसे चेतावनी दी। मैं परियों को बहुत ज्यादा नाराज करने से सावधान रहूंगा, उसने गंभीर आवाज में कहा। हमारे डाकू नेता भी परियों के साथ बहुत सम्मान और भय से पेश आते हैं, यही कारण है। पिछली बार जब उन्होंने ऐसा नहीं किया था तो उन्हें अपना एक हाथ खोना पड़ा था। परियों का नेतृत्व एक प्राचीन और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति कर रहा है जो दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों जितना बुद्धिमान है। वे कहते हैं कि यह अर्ध मानव शक्ति और ताकत में महासागर राजा और दानव रानी के बराबर है। वे उसे पिक्सी क्वीन कहते हैं। अध्याय 307 डेथ क्लॉ। मेरा सुझाव है कि आप सबसे पहले बास्टर्ड बैंडिट से निपटें। ये लोग सबसे जिद्दी होते हैं। अगर आप उन्हें ये भी बता दें कि अगर वे आपके सामने आत्मसमर्पण कर दे तो उन्हें क्या क्या फायदे मिलेंगे, तो भी वे यकीन नहीं करेंगे। ऐसा न करना हमारे स्वभाव में है, स्लीजी ने कहा। तो आप क्या सुझाव देते हैं? ध्रुव ने पूछा। तुमने मेरे साथ जो किया वही करो, उन्हें कुछ समझाओ, स्लीजी ने सीधे उत्तर दिया। जब वे खुद को इस जेल में पाएंगे तो वे आखिरकार समझ जाएंगे। ध्रुव को इन डाकुओं को सीधे उनके ठिकाने से अपहरण करने का विचार पसंद नहीं था। आखिरकार उन्होंने उसके या रिबॉन के राष्ट्र के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं किया था। स्लीजी ने शायद ये बात नोटिस कर ली थी और ध्रुव को आश्वस्त किया। चिंता मत करो, अगर रिबॉन कंपनी पूर्वी जंगल में आती है और वे फीस का भुगतान नहीं करते हैं तो वे आसानी से तुम्हारे सामने पेश हो जाएंगे और आसानी से शिकार बना लेंगे। कुछ लोग इसे जालसाजी कह सकते हैं, लेकिन ध्रुव वैसे भी पूर्व की ओर विस्तार करने जा रहा था और वह विशेष रूप से पहले स्थान पर उनकी फीस का भुगतान नहीं करना चाहता था, इसलिए अंत में ये सब काम कर गया। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? ध्रुव ने स्लीजी से पूछा। ये सुनकर सुधारे हुए डाकू को आश्चर्य हुआ। लेकिन मैं एक अपराधी हूँ, तुम्हें पता है। तो
ध्रुव ने पूछा, मानो वह किसी अपराधी को जंगल में छोड़ने के संभावित परिणामों को नहीं समझता था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा? ध्रुव ने स्लीजी के जवाब पर ठहाका लगाया। बुरे इरादे वाले किसी व्यक्ति ने तुरंत हाँ कह दिया होता। और इसके अलावा मेरी इन चीजों पर अच्छी नजर है। तुम बच नहीं पाओगे। तुम भागना नहीं चाहते। स्लीजी को उम्मीद नहीं थी कि वह बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई रिबॉर्न कंपनी के मालिक से ऐसी मासूम सोच सुनेंगे। ध्रुव भले ही एक बच्चे की तरह दिखते हों, लेकिन उन्हें पता था कि जो व्यक्ति इस तरह की कंपनी को जमीन से खड़ा करने में सक्षम था, वह निश्चित रूप से भोला नहीं था। कुछ और भी था जो ध्रुव को ऐसी चीजों के बारे में इतना बेफिक्र बनाता था। और एक पूर्व डाकू होने के नाते स्लीजी ने सोचा कि वह ध्रुव में इस तरह की भावना नहीं देखेगा। सुनहरे बालों वाले लड़के की आंखों में गर्व था। बास्टर्ड बैंडिट्स में पदानुक्रम होने का कारण, भले ही वे सभी कानूनविहीन अपराधी हों, गर्व और सम्मान नामक किसी चीज के कारण था। बैंडिट लीडर के अधीनस्थ अपने नेता के साथ विश्वासघात और चोरी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था कि वे उसके खिलाफ हार जाएंगे, निष्पक्ष और सरल। और अब स्लीजी को ध्रुव की आंखों में भी वैसा ही आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसे लगा कि अगर वह भागने की कोशिश भी करेगा तो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाएगा। यद्यपि वह ध्रुव की असली शक्ति को नहीं जानता था, फिर भी इससे उसे उसकी एक झलक मिल गई। अरे, उन्होंने डेथक्लॉ को काबू कर लिया, वह वरिष्ठ कैदी जो पहले दिन से ही उसकी मदद कर रहा था। वह आदमी अपनी प्रतिष्ठा से इतना अलग था कि स्लीजी ने उसे पहले पहचाना ही नहीं। यदि वे उसे वश में कर लेते तो फिर चाहकर भी उसके पास भागने का कोई मौका नहीं होता। मैं तुम्हें अपनी मदद की पेशकश करता हूँ, स्लीजी ने ध्रुव से कहा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे दोस्त भी रिबॉर्न की रोशनी को उसी तरह देखें जैसे मैंने देखी है। हे, मैं जानता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, भूरा ने स्लीजी के सिर के ऊपर से कूदते हुए कहा। तुम मेरे जूनियर बनना चाहते हो? स्लीजी ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, सर। तो फिर कड़ी मेहनत करो, है ना? शायद किसी दिन तुम भी मेरी तरह एक अच्छे निंजा बन सको। अभी वे बातचीत कर ही रहे थे कि ध्रुव को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने इधर उधर देखा और देखा कि एक कैदी चमकीले नारंगी रंग का जंपसूट पहने हुए उनकी तरफ आ रहा है। अहम, वरिष्ठ स्लाइम, मैं जानता हूं कि आप अकेले ही बास्टर्ड बैंडिट्स को हराने में सक्षम हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको अपनी सेवाएं देने की पेशकश करता हूं। कैदी बहुत लंबा और ताकतवर आदमी था। उसके चेहरे और शरीर पर टैटू थे। वह आदमी डराने वाला लग रहा था। फिर भी इस आदमी ने भूरा को 90 डिग्री के कोण पर सीधे झुककर प्रणाम किया। लेकिन ध्रुव ने सिर्फ उसकी शक्ल सूरत ही नहीं देखी, बल्कि उसकी ताकत भी देखी। उस आदमी का मन कोर 7वें दायरे में था। इसका मतलब था कि वह शायद यहाँ सबसे मजबूत लोगों में से एक था, इसमें कोई शक नहीं। अगर उन दोनों के बीच मुकाबला होना था तो ध्रुव को पूरी ताकत लगानी होगी। ओह, ये तो तुम हो, भूरा ने निराश होकर कहा। क्या मैंने तुम्हें ठीक से व्यवहार करने के लिए नहीं कहा था? बड़े कद के कैदी ने अपना सिर नीचे किया। मैंने किया, सीनियर स्लाइम। हालांकि मुझे लगता है कि मेरी अनोखी परिस्थितियां मुझे बास्टर्ड बैंडिट्स के साथ आपके मिशन में आपकी मदद करने की अनुमति देंगी। मैं उनमें से एक को अच्छी तरह से जानता हूं, सीनियर। भूरा ने अपना सिर बाएं दाएं झुकाया, मानो फायदे नुकसान का अंदाजा लगा रहा हो। हाँ, जरूर, क्यों नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि मेरे रास्ते में न आना, ठीक है? आदमी ने अपना सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। इसके बाद भूरा स्लीजी से ऐसे बात करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ध्रुव इस बात से स्तब्ध था कि यह सब उसकी जानकारी के बिना हुआ। भूरा, ये कौन है? बैंगनी रंग के कीचड़ ने कैदी की ओर घूर कर देखा। अरे, अपना परिचय दो। तुम कितने असभ्य हो, क्या तुम हमारे मालिक को नहीं जानते? माफ करें, उस मोटे आदमी ने ध्रुव से कहा। मैं जोस क्रूज हूँ, पहले डेथक्लॉ के नाम से जाना जाता था। मैं एक बदमाश डाकू था जो क्वींस क्षेत्र के दक्षिणी सिरे पर अकेला रहता था, यात्रियों और व्यापारियों को बिना सीमा के आतंकित करता था। ऐसा तब तक था जब तक कि मेरा सामना सीनियर स्लाइम से नहीं हुआ। उसने मुझे एक सबक सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और अब मैं अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए रिबॉर्न जेल में आया हूं और आशा करता हूं कि किसी दिन मैं एक गौरवशाली रिबॉर्नियन बन सकूंगा जिस पर सीनियर स्लाइम गर्व कर सकें। हम सपने देखते रहो बच्चे, तुम्हें अभी 20 साल की गुलामी करनी होगी, तभी मैं तुम्हें रिबॉर्नियन बनने की इजाजत दूंगा, भूरा ने कठोरता से कहा। डेथक्लॉ ने जवाब दिया, मैं इससे कम का हकदार नहीं हूं। जिस तरह से उन्होंने बातचीत की उससे ऐसा लगा कि भूरा ने सचमुच अकेले ही एक साथ सितारा डाकू को वश में कर लिया है। ध्रुव को तो ये भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ, या फिर उसे ये भी नहीं पता था कि ताकत में अंतर के बावजूद यह संभव भी था। तुमने उसे अकेले ही हरा दिया।
ध्रुव ने भूरा से पूछा। बेशक गुरुजी, आखिरकार मैं आपका सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ, उन दुष्टों से कहीं अधिक शक्तिशाली। हमेशा की तरह ध्रुव को पता था कि भूरा झूठ बोल रहा है। डेथक्लॉ, क्या ये था? मुझे सच बताओ। कैदी ने ध्रुव की ओर देखा, फिर भूरा की ओर, जो तरह तरह के चेहरे बनाकर उसे संकेत दे रहा था कि वह ध्रुव को कुछ न बताए। मुझे खेद है वरिष्ठ स्लाइम, आपने स्वयं कहा कि वह आपके गुरु हैं, इसलिए वे संबंध से मेरे भी गुरु हैं। मैं उन्हें सच बताने के लिए बाध्य हूँ। सीनियर स्लाइम ने मुझे शराब पीने के खेल में हरा दिया। मैं बेहोश होने से पहले 20 बैरल बियर पी सका। ध्रुव अपना जबड़ा बंद नहीं कर सका। बस इतना ही। इस तरह भूरा ने तथाकथित डेथक्लॉ को वश में किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उस छोटे से जीव पर गर्व होना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए। जो भी हो, अगर आप बास्टर्ड बैंडिट्स के साथ हमारी मदद करते हैं तो इसकी सराहना की जाएगी, ध्रुव ने डेथक्लॉ से कहा। रिबॉर्न के लिए कुछ भी, उस मोटे आदमी ने जवाब दिया। अध्याय 308, एक हाथ वाला वानो। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह वही कुख्यात बास्टर्ड बैंडिट्स का ठिकाना था जिन्होंने जंगल को अपना क्षेत्र बना लिया था। इस गुफा के अंदर रहने वाले लोग फैंसी लेकिन बेमेल कवच, गहने और सभी तरह की महंगी साज सज्जा पहनते थे। लेकिन उन्हें अमीर लोगों के रूप में भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे ये सामान केवल उन व्यापारियों से चोरी और लूट से प्राप्त करते थे जो जंगल में प्रवेश करते समय शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे थे। अधिकांश लोगों को इस गुफा में एक हलचल भरा समुदाय देखकर आश्चर्य होगा। बास्टर्ड बैंडिट्स ने अपने लिए सुरंगों और बिलों का एक कनेक्शन बनाया था ताकि एक छोटा सा गांव बनाया जा सके जिसमें एक या दूसरे उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट जिले और क्षेत्र थे। और यद्यपि प्रसिद्ध कहावत है कि चोरों में कोई सम्मान नहीं होता, फिर भी एक चीज थी जिसका ये अपराधी पालन करते थे, और वह थी ताकत। बास्टर्ड बैंडिट्स ने खुद को एक छद्म कंपनी के रूप में संगठित किया। इसका कारण केवल एक आदमी था, उनका डाकू नेता, जिसे वन हैंड वानो के नाम से जाना जाता था। वानो, जैसा कि उसके उपनाम से पता चलता था, उसके पास केवल बायां हाथ ही काम करने लायक था, तथा दूसरा हाथ पौराणिक पिक्सी क्वीन के साथ गलत मुलाकात के बाद एक स्टंप में बदल गया था। इस बारे में अफवाहें फैली कि यह कैसे हुआ। दूसरों ने अनुमान लगाया कि वानो ने उसके खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ी, या जब वह सो रहा था तो उसने उसके हाथ को शाप दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि वानो के अलावा किसी को भी यह बात नहीं पता थी, और वह जल्द ही किसी को ये बताने की योजना नहीं बना रहा था। डाकू नेता सुरंग प्रणाली के सबसे गहरे भाग में रहा, जो उसके ऊपर पृथ्वी की कई परतों से सुरक्षित था। आमतौर पर वानो अपने ठिकाने पर अकेला रहता था, लेकिन इस बार उसके साथ कोई था जो बैंडिट गुफा के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब वानो अपनी मेज पर बैठा हुआ बेचैनी से जमीन पर अपने पैर पटक रहा था, तब ये अतिथि कमरे में ऐसे टहल रहा था जैसे वह किसी संग्रहालय का दौरा कर रहा हो। डाकू इस अतिथि की तुलना में अपने घर में ज्यादा असहज लग रहा था। इस अतिथि ने जो चमकीला नारंगी कवच पहना था, वह उसकी पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह से बयां कर रहा था। उसकी वफादारी उसके वक्ष पट्टिका पर अंकित थी, जिस पर पूरी दुनिया को जलाने वाली एक ज्वाला का प्रतीक था। वह फ्लेरेकॉप के प्रतिनिधि थे। क्या आपके बैंडिट्स ने अभी तक कोई निर्णय ले लिया है? क्या आपको फ्लेरेकॉप में सच्चा प्रकाश मिल गया है? प्रतिनिधि ने वानो से पूछा। डाकू नेता ने ऊपर देखा। हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, उसने उत्तर दिया। हमारे लगभग आधे लोग फ्लेरकॉप जैसी बड़ी कंपनी के अधीन होने के आधार को अस्वीकार करते हैं। वे इसे हमारे द्वारा बेचे जाने के रूप में देखते हैं। फ्लेरेकॉप के प्रतिनिधि ने निराशा में अपना सिर हिलाया। तुम्हें पता है कि वह जल्द ही यहाँ आने वाली है न? आदरणीय सुंदरी, तीसरे नंबर की अधिकारी, खामोश हत्यारी ब्लेजेल ऑस्कॉप, वह आने से पहले ही जवाब चाहती होगी, और वह निश्चित रूप से आप सभी से एक जोरदार हाँ की उम्मीद करेगी। यदि नहीं, तो आप हमें मजबूर करेंगे और जो नहीं कहेंगे उन्हें हटा देंगे। प्रतिनिधि की आवाज में स्पष्ट रूप से धमकी भरा स्वर था, जिसे वानो ने स्पष्ट रूप से पसंद नहीं किया। देखो, वानो ने उसे चेतावनी दी, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उन कमीनों पर हाथ नहीं डालोगे। वानो की 6 स्टार शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली, जिससे एक शॉकवेव पैदा हुई जिसने फ्लेरेकॉप प्रतिनिधि को संतुलन से बाहर धकेलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से फ्लेरेकॉप प्रतिनिधि को धमकाने के मामले में यह ज्यादा कारगर नहीं हुआ। उस आदमी ने अपने पैर स्थिर किए और सिर्फ खांसा। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, प्रतिनिधि ने मासूमियत से अपना हाथ उठाते हुए कहा। मैं तो बस संदेशवाहक हूँ। मुझे आपका संदेश पसंद नहीं आया, वानो ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। आहम, फ्लेरेकॉप आपको याद दिलाना चाहता है कि एक कारण है कि बास्टर्ड बैंडिट्स को हमारे साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आपकी शक्ति कम होती जा रही है, इसे नकारे नहीं।
जब से महान डेथक्लॉ आपके रैंक से गायब हो गया है, तब से बास्टर्ड बैंडिट्स लगातार कम होते जा रहे हैं। और गोल्डन रोड रेस जो उत्तर में हो रही है, ये केवल समय की बात है जब तक कि अन्य लोग आप पर अपनी नज़रें नहीं जमा लेते। हम आपको धमकी देने वाले पहले व्यक्ति नहीं होंगे। वानो ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन फ्लेरेकॉप प्रतिनिधि सच कह रहा था। वे कमज़ोर होते जा रहे थे। फ्लेरेकॉप अब आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। वे बलपूर्वक आपका क्षेत्र ले सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने दीर्घकालिक आधार पर आपके साथ सहयोग करने की पेशकश की। और यह मत कहिए कि फ्लेरेकॉप खुद को अधिक आंक रहा है। आप जानते हैं कि आप हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, तब से नहीं जब से डेथक्लॉ आप लोगों के सामने से गायब हो गया है। डाकू सरदार ने जमीन पर थूका। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? अभी नहीं। ब्लेजेल चाहती है कि आप उसका एक उपकार करें। वह चाहती है कि आप पिक्सी क्वीन के साथ एक मीटिंग की व्यवस्था करें। फ्लेरकॉप इसे आपके लिए एक बड़ी योग्यता के रूप में मानेगा, यहाँ तक की संभावना है कि आप फ्लेरकॉप के पूर्ण कर्मचारी भी बन जाएं। इस बार वानो खुद को रोक नहीं सका और विरोध में खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? पिक्सी क्वीन, क्यों न उसे महासागर राजा या दानव रानी से मिलने के लिए कहा जाए? कम से कम यह आसान होगा। फ्लेरेकॉप के प्रतिनिधि ने अपने गायब दाहिने हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये वही नहीं है जिसने आपके साथ ऐसा किया? वानो ने अपने प्रेत अंक को पकड़ लिया। हाँ, लेकिन वह सिर्फ एक बार हुआ था। उसने फिर कभी अपना चेहरा सतह पर नहीं दिखाया, और हम में से किसी ने भी पहले कभी किसी परी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की है, उनकी रानी से तो और भी कम। जवाब में फ्लेरेकॉप के प्रतिनिधि ने बस अपने कंधे उचका दिए। हमें परवाह नहीं है कि आप इसे कैसे करते हैं, लेकिन बस इतना जान लें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे। और ठीक इसी तरह प्रतिनिधि वानो के कमरे से बाहर चला गया और सतह पर लौट आया, जिससे डाकू नेता को उसे दिए गए सभी असंभव कार्यों पर अपना दिमाग खपाने के लिए छोड़ दिया गया। काश सीनियर चले नहीं जाते तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता, वानो ने पूर्व डाकू नेता डेथक्लॉ को याद करते हुए खुद से कहा। कुछ सेकंड बाद कुछ डाकू कमरे में घुस आए। वानो, उन कॉपो बास्टर्ड्स को क्या चाहिए था? वानो ने अपने विश्वस्त अधीनस्थों को फ्लेरकॉप प्रतिनिधि के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में सब कुछ बताया, और उन्होंने भी इस लगभग असंभव कार्य पर अपनी शिकायतें व्यक्त की। काय करते? केवल एक बात, वानो ने जवाब दिया। हम रीबॉर्न कंपनी की प्रगति में बाधा डालेंगे। यह कोई रहस्य नहीं है कि वे गोल्डन रोड को पूर्व की ओर विस्तारित करने की योजना बना रहे थे, जो सीधे उनके नियंत्रण वाले जंगल को पार करता था। ऐसा करने से वे दो कार्य पूरे कर सकेंगे। एक, वे डाकू बनकर अपनी आजीविका की रक्षा करेंगे। एक बार गोल्डन रोड बन जाने के बाद उन्हें लोगों से सुरक्षा शुल्क मांगना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास यात्रा करने के लिए एक सुरक्षित सड़क होगी, इसलिए वे व्यापार खो देंगे। और दूसरा, वे आखिरकार उन परियों को खाना खिला पाएंगे जो दिन बीतने के साथ साथ और भी ज्यादा परेशान होती जा रही थीं। अगर वे प्रीतम को काफी डरा देते हैं, तो इससे पिक्सी क्वीन अपने छिपने के स्थान से बाहर आ सकती है और वानो को उससे बात करने का मौका मिल सकता है। अध्याय 309, छाया पदानुक्रम। नारुतो और सासुकी ध्रुव के कमरे में प्रकट हुए। दोनों ओर छाया सरदारों ने अपने अपने अनुष्ठान करते हुए उनके प्रति सम्मान में सिर झुकाया। पिछले कुछ दिनों में बास्टर्ड बैंडिट्स ने बहुत ज्यादा हलचल दिखाई है। उन्होंने अपने लोगों को जंगल की ओर भेजना शुरू कर दिया है और पूर्व दिशा में एक पंक्ति में शिविर स्थापित कर दिया है। हमें लगता है कि वे उस गोल्डन रोड को निशाना बनाएंगे जिसे हम वहां बनाने जा रहे हैं। हमने जो अफवाहें फैलाई हैं, वे सफलतापूर्वक वहां पहुंच गई हैं जहां हम चाहते हैं कि वे हमला करें। राह ताता। ध्रुव ने दोनों की रिपोर्ट से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। शुक्र है कि उसके पास वास्तविक टोही और जासूसी से निपटने में मदद करने के लिए ये शैडो ऑफ थे। आखिरकार वह जानता था कि भूरा ने निंजा का काम करने के लिए बहुत ज्यादा खेल खेला है, भले ही उसने खुद को सबसे अच्छा घोषित किया हो। और कुछ सप्ताह पहले से ही तैनात किए गए मानव दस्यु जासूसों की मदद से वे ये सूचना फैलाने में सफल रहे कि गोल्डन रोड का निर्माण पहाड़ की चट्टान के पास ही किया जाएगा। बेशक ध्रुव ने यह स्थान इसलिए चुना क्योंकि यह तटस्थ क्षेत्र में था, न तो बास्टर्ड बैंडिट्स के ठिकाने के बहुत करीब और न ही बहुत दूर। उसका असली लक्ष्य वे थे, न कि गोल्डन रोड। ये सब खत्म होने के बाद में तय किया जा सकता है। तुम्हें और क्या पता चला है? उसने उनसे पूछा। नारुतो ने कहा, हाल ही में फ्लेरेकॉप के एक प्रतिनिधि ने उनसे मुलाकात की थी और इस खुफिया जानकारी की पुष्टि की थी कि उन्हें उनके अधीन रहने का प्रस्ताव दिया गया था। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या बात की? हमने इसके बारे में केवल कुछ अंश ही सुने हैं, बॉस। दुर्भाग्य से फ्लेरकॉप के प्रतिनिधि की इस यात्रा की उम्मीद नहीं थी।
इसलिए केवल हमारे मिड शैडो को ही इस मिशन पर नियुक्त किया गया, सासुकी ने अपनी आवाज में थोड़ी शर्म के साथ कहा। ओर्क्स की छाया में एक पदानुक्रम था जिसका वे पालन करते थे। इस श्रृंखला में सबसे नीचे जैनिन या लो शैडोज थे। ये वे लोग थे जिनके पास शैडो में केवल डी से सी श्रेणी की प्रतिभा थी। इस कारण ध्रुव से वे जो कौशल और मंत्र सीख सकते थे वे केवल छाया मंत्र थे जो सामान्य व्यक्तियों के विरुद्ध शक्तिशाली थे, लेकिन डाकू नेता जैसे शक्तिशाली लोगों द्वारा आसानी से पता लगाए जा सकते थे। वे केवल लेसर शैडो क्लोन जैसे मंत्र ही सीख सकते थे जो अधिकतम 10 क्लोनों तक ही सीमित था, और लेसर शैडो अटैचमेंट जिसे लोग आसानी से देख सकते थे जब वे जमीन पर देखते थे और एक पूरी तरह से अलग सिलहुट देखते थे। इसलिए आमतौर पर लो शैडोज को सौंपे गए मिशन सामान्य जासूसी कार्य होते थे, जैसे किसी क्षेत्र के आसपास गपशप सुनना या दिन और रात के दौरान रिबॉर्न के क्षेत्रों में गश्त करना। ये ऐसे मिशन थे जिन्हें पूरा करना जरूरी था, लेकिन चीजों की बड़ी योजना में ये इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। इस रैंक में लगभग 10,000 सदस्य थे। हालांकि ये संख्या थोड़ी बढ़ गई थी क्योंकि ध्रुव द्वारा ग्राफ्टेड क्लस्टर के क्षेत्र को मजबूत करने और शैडो को प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलने के बाद शैडो में नए भर्ती किए गए थे। नए भर्ती हुए लोगों को इस रैंक में शामिल करना अनिवार्य था, चाहे उनमें अच्छी प्रतिभा हो या नहीं। एक बार जब वे स्वयं को योग्य साबित कर देते हैं और कुछ मिशन पूरे करने में सक्षम हो जाते हैं, तो वे चुनिंदा मिड शैडो बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो भर्ती इस रैंक में बने रहे उनमें से अधिकांश में सी से बी श्रेणी की प्रतिभाएं थीं, जिससे उन्हें अधिक जटिल छाया कौशल प्राप्त करने का अवसर मिला, जिससे अधिक गोपनीयता और छिपने की क्षमता प्राप्त हुई। ध्रुव ने इन शैडोज को आमतौर पर कुछ खास मिशन सौंपे थे, जैसे कि बास्टर्ड बैंडिट्स में घुसपैठ करना या फिर अगले इलाके की जासूसी करना जहां वे आगे जाएंगे। ये मिशन कठिन थे लेकिन पूरी तरह से संभव थे। इस रैंक के सदस्यों की कुल संख्या लगभग 4,000 शैडो थी, जिनमें से अधिकांश ऑकेनाइन और ऑक्यूपाइन ऑक्स थे। जब शैडोज ने स्वयं को और भी बेहतर साबित कर दिया, तब उन्हें जोनिन या हाई शैडो के पद पर पदोन्नत किया जा सकता था। अब यह रैंक केवल उन लोगों के लिए आरक्षित थी जिनमें शैडोज में वास्तव में अच्छी प्रतिभा थी, ज्यादातर बी से ए रैंक में। इस रैंक में वे जो कौशल सीख सकते थे वह अधिकांश लक्ष्यों से छिपने के लिए पर्याप्त था, जिससे वे अधिकांश आंखों से पूरी तरह अदृश्य हो सकते थे। उन्हें जो मिशन सौंपे गए थे वे उच्च श्रेणी के मिशन थे जो संभावित रूप से खतरनाक थे और पूरी रिबॉर्न कंपनी को प्रभावित कर सकते थे। इसमें बास्टर्ड बैंडिट्स के अधिकारियों जैसे उच्च श्रेणी के लक्ष्यों की टोही और जासूसी शामिल थी। उन्हें महत्वपूर्ण लोगों के लिए सुरक्षा सेवाएं भी सौंपी गईं जिन्हें ध्रुव सुरक्षित रखना चाहता था, जैसे ड्यूक और ऐसे अन्य सहयोगी। इस श्रेणी में केवल लगभग 1,000 छायाएं थीं। अब आगे ये रैंक ऐसी चीज थी जिसे सिर्फ प्रतिभा के बल पर हासिल नहीं किया जा सकता था। उन्हें भूरा या ध्रुव द्वारा खुद चुना जाना था। एलीट शैडो फोर्स, ये लगभग 10 शैडो थे जिन्होंने रिबॉर्न को उनके सभी प्रयासों में मदद करने के लिए असाधारण इच्छाशक्ति दिखाई, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। नारुतो और सासुकी, दो पूर्व ऑक सरदारों ने इस टास्क फोर्स का इस्तेमाल उन मिशनों के लिए किया जिनमें अत्यधिक गोपनीयता और सटीकता की आवश्यकता थी। यदि उन 10 कुलीन छायाओं में से एक बास्टर्ड डाकुओं की गुफा में होता, तो वह डाकुओं के नेता और फ्लेयर कॉप प्रतिनिधि के बीच बातचीत में घुसपैठ कर सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता। ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसे पहले से जान सकते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पता है कि वे आगे क्या करने वाले हैं, ध्रुव ने सरदारों से कहा। दोनों ऑर्क्स ने ध्रुव के सामने सिर झुकाया। हम बेहतर करेंगे, बॉस। इस गलत कदम के बाद हमने बास्टर्ड बैंडिट्स द्वारा घुसपैठ की गई अपनी सेना को दोगुना कर दिया, यहाँ तक कि उनकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए एलीट शैडो फोर्स का भी इस्तेमाल किया। हमें पता चला कि उनका नेता वानो पिक्सी क्वीन को बुलाने के लिए बेताब है। उसे उम्मीद है कि प्रीतम को डराकर हमारी भावनाएं उसे सामने लाने के लिए पर्याप्त चारा बन जाएंगी, सासुकी ने बताया। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ध्रुव ने सहमति जताई। वह वैसे भी पिक्सी क्वीन से मिलना चाहता था, इसलिए उसने अभी के लिए डाकुओं को अपनी योजना पर आगे बढ़ने देने का फैसला किया। क्या तुमने परियों के कोई चिन्ह देखे हैं? दोनों शैडो ऑक्स ने अपना सिर हिलाया। अभी तक कोई नहीं, बॉस। सब कुछ शांत है और कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन चिंता मत करो, एलीट शैडो फोर्स उन्हें किसी न किसी तरह से ढूंढ ही लेगी। बास्टर्ड बैंडिट्स के ठिकाने पर वापस गुफा में लोग तेजी से कदम बढ़ा रहे थे और व्यस्तता से इधर उधर भटक रहे थे। वे जंगल में अपनी तैयारियां पूरी करने के लिए भाग रहे थे और बाद में इस्तेमाल करने के लिए जमीन के नीचे और सुरंगें और जाल बना रहे थे। उनके लिए बुरी बात यह थी कि रात के समय शैडो ऑक्स उन पर जासूसी कर रहे थे, और दिन के समय जब सूरज अपने चरम पर होता था, उन्हें नहीं पता था कि सूरज के नीचे रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो शरारती मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रहे थे। हवा के उन पर गरजने की आवाज वास्तव में परियों की हंसी की आवाज थी जो खुशी से झूम रही थीं।
ही वे हमें फिर से थाली परोस रहे हैं। ये पी भोजन, हमें कुछ स्वादिष्ट मानवीय भावनाएं दो। ये परियां लगभग एक उंगली जितनी छोटी थीं और उनमें से ज्यादातर ने काई जैसे कपड़े और पोशाकें पहन रखी थीं। उनके पूरे शरीर पर हल्का सुनहरा रंग चमक रहा था और उनसे पीली धूल गिर रही थी और हवा में उड़ रही थी। जब वे डाकुओं की जासूसी कर रहे थे तो उनके तितली जैसे पंख उत्साह से फड़फड़ा रहे थे। हम पुनर्जन्म, वे मनुष्यों के इन नए समूहों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अभिव्यंजक हैं। अध्याय 310 खनन अभ्यास भी। वह शैडो ऑक्स को अपना काम करने देगा और डाकुओं और परियों दोनों पर अपनी जांच जारी रखेगा। उसने खुद को ग्राफ्टेड क्लस्टर के पहाड़ों पर वापस पाया। वह मुस्कुराया, ये जानते हुए कि इस क्षेत्र की अप्रभावित और अप्रयुक्त क्षमता को जल्द ही काटा जाएगा। वह एक बड़े खुले मैदान में चले गए जहां बहुत सारे प्रीतम और खनिक दिन की शुरुआत करने के लिए एकत्र हुए थे। सबके बीच में प्रिया नाम की एक लामिया महिला बैठी थी, जिसके पास भारी तेल मशीनरी बनाने की प्रतिभा थी, जो बड़े पैमाने पर खनन परियोजनाओं को संभव बनाने के लिए समर्पित थी। गोल्डन रोड को पूर्व की ओर विस्तारित करने में यह महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगर उनके पास खनन के लिए ये संसाधन नहीं होते तो उनके पास सड़कें बनाने के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं होते। ध्रुव ने प्रिया को इन बड़ी मशीनों को बनाने और चलाने के लिए सभी ब्लूप्रिंट और सैद्धांतिक जानकारी दी थी, और इंजीनियरों की थोड़ी मदद से अंतिम उत्पाद खदानों में स्थापित करने के लिए तैयार था। बड़े ट्रकों में से एक पर एक ड्रिल रखी हुई थी, जिसे बॉनो के बेहतरीन हाथों ने बनाया था। आखिरकार उसे डिलीवर कर दिया गया था और इस्तेमाल करने से पहले उसे बस जगह पर सेट करना बाकी था। अन्य ट्रकों में उत्खनन मशीनों, क्रशिंग उपकरणों और लोडरों के पुर्जे थे, जो सभी ईंधन इंजन के माध्यम से संचालित होते थे। यही कारण है कि वहां एक गैस ट्रक भी था जो नियमित आधार पर ईंधन पहुंचाता था। इन मशीनों को बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि यह प्रीतम द्वारा अब तक बनाए गए ब्लूप्रिंट से बिल्कुल अलग था। ट्रकों की तुलना में भी यह भारी भरकम था। प्रिया की मदद से, जो बॉनो के साथ सहयोग करने के लिए व्यक्तिगत रूप से रिबॉर्न राष्ट्र तक आई थी, तब ध्रुव को इसमें कदम रखना पड़ा होगा, जिससे उसे इसे पूरा करने में कई दिन या सप्ताह लग गए होंगे। शुक्र है कि ध्रुव की जगह वह वहां थी। वह जानती थी कि वे कैसे काम करते हैं, इसलिए वह आसानी से बॉनो को समझा सकती थी जो इसे खरोंच से बना सकते थे। इस बीच कन्वेयर का निर्माण आसान था क्योंकि उनका उपयोग पार्च्ड लैंड्स में स्थित सभी कारखानों में व्यापक रूप से किया जाता था। ध्रुव ने बहुत से लोगों को इन ड्रिलिंग सिस्टम को स्थापित करने पर काम करते देखा। निर्माण श्रमिकों ने इसे आसान बनाने के लिए शारीरिक मंत्रों का इस्तेमाल किया, जबकि इंजीनियरों ने अपने जन्मजात कौशल का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही क्रम और माप में हो। कुछ घंटों बाद प्रिया ने आखिरकार अंतिम जांच पूरी कर ली और चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए तथा अपनी सांप जैसी पूंछ को दाएं बाएं हिलाते हुए ध्रुव के पास पहुंची। बॉस, हम अपनी पहली खुदाई शुरू करने वाले हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? वह ध्रुव को पहाड़ की गुफा में ले गई जहां खदान स्थित थी। उसने देखा कि पूरे कार्यस्थल पर कृत्रिम रोशनी चमक रही थी, जो केवल ईंधन से चलने वाले जनरेटर द्वारा संचालित होने के कारण टिमटिमा रही थी। वे शाफ्ट से नीचे की ओर तब तक चलते रहे जब तक ध्रुव को आगे तक रेल की पटरियां दिखाई नहीं दीं, और अपनी बढ़ी हुई दृष्टि से उसने ट्रेन जैसी बॉडी में स्थापित बड़ी ड्रिलिंग मशीन की आकृति देखी। वह ट्रेन के अंदर काम कर रहे खनिकों के लाइट मैना हस्ताक्षर देख सकता था, पाइपों के नीचे गैस डाल रहा था और इंजन को चालू कर रहा था। जब ड्रिल ने आखिरकार घूमना शुरू किया तो चैम्बर में एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, और जैसे जैसे पिस्टन इंजन में घुसते गए, ड्रिल तेजी से घूमने लगी और धीरे धीरे शंकु के आकार की धातु में बदल गई। ड्रिल ट्रेन के अंदर मौजूद खनिकों ने शाफ्ट के नीचे प्रिया और ध्रुव की ओर देखा और उनसे प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी। अपने लामिया खनन प्रमुख से अंगूठा उठाकर खनिकों ने डैशबोर्ड पर लगे लीवर को दबाया, जिससे ड्रिल में जोरदार बल पैदा हुआ, जिसने खदान की ठोस पत्थर की दीवारों को भेदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ड्रिल पत्थर और खनिजों को चीरती गई, पीछे छूटे खनिकों ने सारी धूल और मलबे को रेलवे से जुड़ी इन छोटी छोटी पेटियों पर डालना शुरू कर दिया। जब वे अपने खनन संबंधी विशेष मंत्रों का इस्तेमाल शारीरिक रूप से संभव से ज्यादा सामान ले जाने के लिए कर रहे थे तो उनके शरीर से लाल रोशनी चमकने लगी। जब बारूदी सुरंगें भर गईं तो उन्होंने उन्हें शाफ्ट से नीचे धकेल दिया और सुरंग से बाहर निकाल दिया। जैसे ही भरी हुई खदान गाड़ियां ध्रुव और प्रिया के स्थान के करीब पहुंची, अन्य खनिकों ने गाड़ियों को आगे बढ़ाने और उनकी सारी सामग्री को कन्वेयर बेल्ट पर उतारने के लिए भौतिक कला मंत्र भार बढ़ाना का उपयोग करके उनके आगमन का स्वागत किया। जब वे अपने कंधों पर सैकड़ों किलोग्राम का भार उठा रहे थे तो उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिख रहा था, और जैसे ही ये कच्चे अयस्क और खनिज कन्वेयर बेल्ट से गुजरे, एक नए खनन समूह ने अपनी चमकती हरी आंखों से सारी सामग्री को स्कैन करना शुरू कर दिया।
ध्रुव द्वारा दिए गए अयस्क का निरीक्षण नामक सहज कौशल के साथ वे आसानी से सभी कच्चे खनिजों को एक दूसरे से अलग करने और उन्हें विभिन्न कन्वेयर बेल्ट में भेजने में सक्षम थे। और अंत में खनिज और पत्थर को सावधानीपूर्वक अलग करने के बाद कच्चे उत्पाद को सीधे भस्मक के मुंह में ले जाया गया, जहां इसे पिघला हुआ रूप दिया गया, जो ठंडा होने के बाद उन्हें ठोस अयस्कों के ब्लॉक में बदल देता है। हमारा अनुमान है कि हम इस खदान में प्रतिदिन लगभग 2000 टन सामग्री तैयार कर सकेंगे, प्रिया ने गर्व से बताया, उसकी जीभ उत्साह से फड़क रही थी। और एक बार जब हम ग्राफ्टेड क्लस्टर की 2 अन्य खदानों में ये मशीनें स्थापित कर लेंगे तो हम अनुमानतः 3000 टन अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे हमारा कुल उत्पादन लगभग 5000 टन हो जाएगा। ध्रुव को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। इतने सारे प्राकृतिक संसाधन होना ताज़ी हवा की सांस की तरह था। हालांकि वह जानता था कि उसे जल्द ही इस भंडार को छोड़ना पड़ेगा। क्या तुमने शर्वानी से बात की है? उसने प्रिया से पूछा। हाँ बॉस, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सामग्री सप्ताह के अंत तक अंगोरा शहर में पहुंचा दी जाएगी ताकि गोल्डन रोड शुरू किया जा सके। आप इसे संभाल सकते हैं, है ना? प्रिया ने गहरी सांस ली। मैं इन प्रशासनिक कार्यों में विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैंने सीनियर चिंटू को इन कागजी कामों से निपटते हुए देखा है, इसलिए मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं हमारे ट्रक ड्राइवरों से मिलूंगी और जल्द ही डिलीवरी का कार्यक्रम तय करूंगी, उसने कहा। ध्रुव ने सिर हिलाकर रिबॉन के खनन विभाग के मुख्य नेता के रूप में उसके पहले काम की सराहना की। बड़ी उपाधि, लेकिन उसकी प्रतिभा ऐसे बड़े पदों की हकदार थी। उसे बस उस पद को भरने के लिए समय चाहिए था। अभी भी उसे बहुत कुछ समझना था, जैसे अपने विभाग के अंतर्गत सभी 1000 खनिकों का प्रबंधन करना या अन्य विभागों से निपटना सीखना, जो जल्द ही उसे अपनी परियोजनाओं के लिए संसाधनों की मांग करते हुए परेशान करेंगे। अच्छा काम किया प्रिया, अच्छा काम जारी रखो। रिबॉन में उत्पादन को स्थिर रखने के लिए मुझे तुम पर निर्भर रहना होगा, उन्होंने उससे कहा। और उसके शब्दों के जवाब में लामिया ने साहस का परिचय दिया। वह ध्रुव को निराश नहीं करेगी। संसाधनों की समस्या से निपटने के बाद ध्रुव थोड़ा टहलने के लिए वापस अंगोरा शहर चले गए। अध्याय 311 खाने के लिए एक निवाला। लेकिन जैसा कि उनके लोगों ने कहा, ऑटोमोबाइल की जरूरत अब अपने चरम पर थी। ध्रुव को लगा कि ऐसा गोल्डन रोड और उसके आपस में जुड़े होने की वजह से हो रहा है, लेकिन शायद आयरन इम्वेदेहन के तेजी से फैलते धर्म की वजह से भी ऐसा हो रहा है। जैसे ही उसने वैक्स मॉथ ईयर्स मंत्र के माध्यम से अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाया, इससे वह 100 मीटर दूर से गिरने वाली पिन की आवाज भी सुन सकता था। ये सही है देवियों और सज्जनों, उस दिन एक धातुमय दिव्य महिला ने स्वयं को प्रकट किया, जिसने ग्राफ्टेड क्लस्टर के लोगों को दुष्ट फेरेकॉप के चंगुल से बचाया। एक व्यक्ति जिसका चेहरा धातु की महिला की तरह रंगा हुआ था और जो अपनी भुजाओं और पैरों के लिए छेदों वाला धातु का एक घन पहने हुए था, चौक से गुजर रहे नागरिकों के एक समूह को उपदेश दे रहा था। वाह, अद्भुत! सभी लोगों ने उनकी बातें नहीं सुनी, लेकिन काफी संख्या में लोग उनकी बातों पर ध्यान दे रहे थे, जिससे भीड़ जमा हो गई। और जो गाड़ियां आप सड़कों पर दौड़ती हुई देखते हैं, वे उसकी रचना हैं, उसकी संतानें हैं। इसीलिए वे बिना घोड़ों के, बिना जादू के काम करने में सक्षम हैं। वे जीवित सांस लेने वाले प्राणी हैं। इसकी सांसों को देखिए जो हर बार स्टार्ट होने पर गड़गड़ाहट करती हैं। इसकी आंखों को देखिए जो सूरज की तरह चमकती हैं। क्या आप नहीं देखते कि वे किस तरह उसकी रचना हैं? ध्रुव ने ये सुनकर निराशा में अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों ने उस आदमी की बातों पर विश्वास कर लिया और अब वे ऑटोमोबाइल को पवित्र गाय या ऐसा ही कुछ मानने लगे हैं। और इसी वजह से वे एक मोटर गाड़ी खरीदना चाहते थे, उसे चलाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूजा करने के लिए। अब ध्रुव वास्तव में ऐसा होने से नहीं रोक सकता था। आखिरकार वह एक स्वतंत्र दुनिया में विश्वास करता था जहां कोई भी अपने धर्म में विश्वास कर सकता था। और पूरी ईमानदारी से वह भी मानता था कि उस दिन उसने जो धातु जैसी महिला देखी थी, वह भी किसी तरह की दिव्य सत्ता थी। हालांकि संभवतः वे अंगोरा शहर और ग्राफ्टेड क्लस्टर में ऑटोमोबाइल की बड़ी मांग का कारण थे। वह समझ सकता था कि लोग अंगोरा शहर में महंगी कारें क्यों खरीदते हैं। आखिरकार ये राजधानी शहर है, यहाँ लोग ज्यादा अमीर थे। लेकिन ग्राफ्टेड क्लस्टर में अभी भी बहुत सी बस्तियां थीं जो अपने घरों के निर्माण के लिए लकड़ी और फूस का उपयोग कर रही थीं। फिर भी इस क्षेत्र में कारों के लिए सबसे ज्यादा ऑर्डर किसी राजधानी शहर से भी ज्यादा थे। इस जैसे गरीब क्षेत्र को कारों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त प्रगति करने में 1 या 2 वर्ष का समय लग जाता। यहाँ तक कि जब ध्रुव ने किंग्स क्षेत्र में बहुत पहले ऑटोमोबाइल की शुरुआत की थी, तब भी यह क्षेत्र अब इतना समृद्ध हो गया था कि इसे वहन कर पाना संभव हो पाया। ट्रकों, टैक्सियों और कंक्रीट की सड़कों की मदद से अर्थव्यवस्था में इतनी उछाल आने में लगभग 2 साल लग गए कि किंग्स क्षेत्र का पूरा इलाका समृद्ध हो गया। ध्रुव ने सोचा कि क्वींस क्षेत्र में भी यही होगा।
दुर्भाग्य से आयरन इम्वेदेहिन ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया, जिससे ऑटोमोबाइल की कमी हो गई। लेकिन ध्रुव को कोई शिकायत नहीं थी। आखिरकार ज्यादा मांग का मतलब था कंपनी के लिए ज्यादा मुनाफा। समस्या ये थी कि वे इस मांग का लाभ नहीं उठा सके। वे पूरी तरह से तालमेल नहीं रख सके। यद्यपि उनके पास बहुत सारा पैसा था, इतना पैसा कि ध्रुव को ये भी नहीं पता था कि उसे कहाँ खर्च करना है, फिर भी वह अपने तेजी से बढ़ते व्यवसाय के लिए अधिक संसाधन जुटाने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहा था। ऑटोमोबाइल बनने से पहले ही बिक रहे थे। ऑटोमोबाइल पाने के लिए प्रतीक्षा सूची लंबी होती जा रही थी। लोगों को अपनी कार अपने दरवाजे पर पहुंचने से पहले महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा था। और जैनिन यालो शेडोज द्वारा दी गई कुछ रिपोर्टों के अनुसार, जो प्रतिदिन अंगोरा शहर की सड़कों पर गश्त करते थे, दिन और रात के समय बहुत अधिक कीमत पर कुछ ऑटोमोबाइल की पुनर्बिक्री चल रही थी। ध्रुव को इससे कोई परेशानी नहीं थी। जब भी किसी उत्पाद की कमी होती थी तो बाजार में यही होता था। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि इन कीमतों के कारण लोगों के लिए ऑटोमोबाइल कम सुलभ होता जा रहा है। अगर वह इस समस्या का समाधान करना चाहते थे तो उन्हें गोल्डन रोड के विस्तार को रोकना होगा और संसाधनों को ऑटोमोबाइल उत्पादन में लगाना होगा। लेकिन ध्रुव ने सोचा कि ऐसा करना गलत तरीका है। अधिक संसाधन खोजने के लिए उसे नए क्षेत्रों में विस्तार करने की आवश्यकता थी। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, ये बात मुझे थोड़ा तनाव दे रही है। इस सब आंतरिक एकालाप ने उसे थोड़ा भूखा बना दिया। और चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए उसने पेट भर खाने के लिए अंगोरा शहर में एक स्थानीय रेस्तरां की तलाश करने का फैसला किया। वह सड़कों पर अकेले ही चल रहा था। उसे खुशी थी कि यहाँ बहुत से लोग उसका चेहरा नहीं पहचानते थे, वरना उसे सड़कों पर टहलते हुए इतनी शांति और सुकून नहीं मिलता। उनकी मुलाकात कुछ रिबोनियन इंजीनियरों से हुई जो अंगोरा शहर के अंतिम पुनर्निर्माण के लिए कुछ खोज और आकलन कर रहे थे। वे अभी अभी अपना काम समाप्त करके जिस इमारत को माप रहे थे, उसे छोड़कर सड़क के दूसरी ओर आ गए थे, जहां एक छोटा सा भोजनालय स्थित था। ये छोटा सा रेस्तरां बहुत ही घरेलू सा था, मानो ये किसी घर का बरामदा हो जिसे केवल 10 ग्राहकों के लिए ही पुनर्निर्मित किया गया हो। इतना ही नहीं, ये जगह लगभग जर्जर हो चुकी थी, दीवारों का पेंट उखड़ चुका था, लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था, तथा कुर्सियां और मेजें लगभग टूटी हुई थीं। अंदर मौजूद एकमात्र ग्राहक रिबोनियन इंजीनियर्स और एक बूढ़ा आदमी था जो कप में पानी पी रहा था। बॉस, आप यहाँ हैं, इंजीनियरों ने उसे पुकारा। अंततः उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। उन्होंने ध्रुव को अपनी मेज पर बुलाया और वह उनके साथ बैठ गया। पहले तो उन्होंने काम के बारे में कुछ बातें की, लेकिन आखिरकार ध्रुव ने उनसे ये सवाल पूछा, तुम यहाँ क्यों खा रहे हो? तुम्हें ये चिकन जरूर चखना चाहिए बॉस, होबमैनकी ने उत्साह से कहा। यह वाकई बहुत बढ़िया है। यह मुझे नेशन ऑफ रिबॉन में खाए गए फ्राइड चिकन की याद दिलाता है। ध्रुव की भौहें ऊपर उठीं। फ्राइड चिकन। हालांकि कुछ ही देर में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी और उसका बेटा रसोई से बाहर आए और दो प्लेटों में भाप से भरा गर्म चिकन ले आए। इंजीनियरों ने अंदर जाकर अपने लिए एक टुकड़ा निकालने से पहले रसोइये को धन्यवाद दिया। बहुत बढ़िया, मुझे घर की बहुत याद आती है। बॉस, कोशिश करो। अपनी उत्सुकता और भूख से प्रेरित होकर ध्रुव ने चिकन की जांघ को चीरकर बाहर निकाला और उसे बाहर निकालते समय उसकी त्वचा की कुरकुरी दरार को महसूस किया। इतना ही नहीं, चिकन के सफेद मांस से एक स्वादिष्ट रस निकल रहा था जो इसे वाकई बहुत स्वादिष्ट बना रहा था। उसने एक निवाला खाया। क्रंच। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये कुरकुरापन इस दुनिया में या उसके पहले कभी खाए गए किसी भी भोजन से ज्यादा कुरकुरा था। त्वचा पर लगी चमक ने उसकी इंद्रियों को तीखा और मसालेदार एहसास दिया, फिर भी जीभ को बहुत अच्छा लगा। और सफेद मांस ने ही काटने में सब कुछ संतुलित कर दिया, जिससे स्वाद की पूरी रेंज पूरी हो गई। ध्रुव खुद को रोक नहीं सका और उसने एक और काट लिया, फिर एक और। ये चिकन का सबसे स्वादिष्ट टुकड़ा था जो उसने कभी खाया था।